भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम कोर्स में तो चलेंगे पाठ्यक्रम में, लेकिन उससे पहले कुछ दो बात आपसे थोड़ी सी उस रूप में करना चाहता हूँ। कई बार मैं आपको मोटिवेशन के लिए भी क्लास लेता हूँ या कई बार और भी दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। चिंता इस बात की होती है, ये दरअसल एक चिंता है। इस तरह से क्यों समझाते हैं हम? क्योंकि अगर प्रोफेशनल चीज है तो अगर मैंने शराब की दुकान खोली हुई है तो मैं आपको शराब के अवगुण नहीं समझाऊंगा ना। कि अगर कोई सिगरेट बेचता है तो वो आपको ये थोड़ी कहता है देखो मैं तुमको बेच तो रहा हूं लेकिन इससे कैंसर हो जाएगा, इससे तुम मर सकते हो, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सोच लो खरीदना है कि नहीं खरीदना है। ऐसा कौन कहेगा? ऐसा नहीं कहता। वो तो सिगरेट बेच देता है, उससे आपका जो होना हो जाए। शराब वाला भी शराब बेच देता है। पर आप हमारे यहाँ कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए आए हो, मतलब कोई यहाँ कोई नुकसान नहीं है कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो हम आपको भड़काएं कि देखो तुम्हारा होगा नहीं, ऐसा ये तो निगेटिव हो जाएगा। या यूं कहते हैं कि तुम्हारा हो जाएगा, तो ये भी सपना दिखाना हुआ। तो चिंता इस बात की होती है कि कंपटीशन बड़ा टफ है और आप मन में एक सपना पाले हुए हो कि हम बन जाएंगे, तो थोड़ा सा मन डूबता भी है। एक गार्जियन के तौर पे सोचे तो टेंशन भी होती है। हाँ, तो आज मैं थोड़ी सी बातचीत आपसे गार्जियन के तौर पे करना चाहता हूँ कि मैं आपका अभिभावक होता या गार्जियन होता। लोकल गार्जियन तो बनाते ही हैं कई लोग, हमको भी बना देते हैं। यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और हमारी कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं, तो वो लोकल गार्जियन में हमारा ही नाम लिख देते हैं क्योंकि उनके माता पिता तो गांव में होते हैं, वो जहाँ के रहने वाले वहां के होते हैं। लोकल गार्जियन की जगह पे हमारा नाम लिख देते हैं। हम आया भी फोन एक दो बार कि आप लोकल गार्जियन है। मैंने कहा हाँ, किसी बच्चे ने अगर लिखा है तो हूँ, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है। तो गार्जियन तो हम हैं आपके, तो उसके तौर पे एक चिंता तो होती है, क्योंकि अगर बच्चे किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं और अगर उनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक आशंका रहती है कि अगर नहीं हुआ तो उसका ऑल्टरनेट क्या। किसी किसी के पास होता भी है, खेती कर लेंगे, दुकान पे बैठ जाएंगे और कोई बिजनेस कर लेंगे, कुछ नया खड़ा कर लेंगे, कंपनी खड़ी कर लेंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं होते हैं तो और ज्यादा अच्छा कर लेते हैं, आईएएस से भी बहुत आगे निकल जाते हैं। उनका नहीं होना और अच्छा है उनके लिए। लेकिन अधिकांश लोग जो खास करके जब सपना पालते हैं, ये सिविल सर्विसेज का सपना है ना, बड़ा अजीब है। ये जिंदगी भर सालता है। अगर आप नहीं होते हैं तो आपको जिंदगी भर पीड़ा पहुंचाता है। आप 40 के हो जाते हैं, 50 के हो जाते हैं, 60 के हो जाते हैं, हमेशा याद रहता है कि मैं आईएएस नहीं बन पाया, मैं आईएएस नहीं बन पाया। हर पल तो मैं नहीं कह सकता, हर दिन भी नहीं कह सकता, लेकिन साल में ऐसे कई मौके आते हैं जब उसके अंदर एक टीस उभरती है कि मैं आईएएस नहीं बन पाया। तो गार्जियन के तौर पे सोचे तो बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि जो आपके भरोसे हैं या आप जिनके अभिभावक बनने की गारंटी लेते हैं कि हम आपके गार्जियन होंगे, अगर ऐसे बच्चे न बन पाए तो फिर तो उनको सपना भी दिखाया और पूरा भी ना हुआ। तो ठीक है, सभी तो नहीं बन पाएंगे, ये बात हम भी जानते हैं कि आप में से सारे के सारे लोग नहीं बन पाएंगे। जितने लोग YouTube पे सुन रहे हैं वो भी सारे के सारे नहीं बन पाएंगे, ये बात तो सही है, सभी तो नहीं बन सकते, इतनी सीटें भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी तरफ से कोई कमी ना रहे पहले से बताने में कि हमें बताया नहीं गया था। अगर हमको ये चीज पता होती
तो शायद हम बन जाते। ऐसी चीज मैं बाकी नहीं छोड़ना चाहता। गार्जियन के तौर पे भी आपके माता पिता ने आपको, आपके टीचर ने कितना बताया मैं नहीं जानता, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे वो कमियां पूरी हो जाएंगी। फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमें बताया नहीं गया था। फिर वो जो गलती रहेगी वो आपकी मेहनत की तरफ से रहेगी, आपकी तरफ से रहेगी। फिर आप नहीं बनते हैं तो फिर आप जिम्मेदार हैं, लेकिन बताया सारा गया था। तो मैं कोशिश करता हूं कि आज के लेक्चर के शुरुआती हिस्से में मैं काफी कुछ चीजें आपको ऐसी बताऊं। ये मेरी कोशिश है। तो हम कोशिश ही कर सकते हैं। और फिर चूंकि गार्जियन जिसके भी होते हैं, अभिभावक होते हैं, माता पिता होते हैं, वो सब तो सिविल सर्विसेज के जानकार नहीं होते, ना ही वो परीक्षा के जानकार होते हैं, ना उनको पता होता है कि तैयारी कैसे करते हैं या कैसे करते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है पता हो, माता पिता में से भी। लेकिन यहाँ जो मैं गार्जियन के तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ, टीचर के तौर पे आज मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि टीचर के तौर पे मैं रोज ही बात करता हूँ। तो आज मेरी सलाह जो है वो गार्जियन के तौर पे होगी, और वो ऐसे गार्जियन के तौर पे जिसमें कि वो सब जानता भी है, सिविल सर्विसेज के बारे में भी जानता है, तैयारी के बारे में भी जानता है। तो आप लोग उसको थोड़ा केवल बड़े भाई की सलाह के तौर पे मत लीजिएगा, गार्जियन की सलाह के तौर पे लीजिएगा, जिसको चिंता भी है। कई बार मैं कहता हूं आप मेरे छोटे भाई हैं, बहन है, और मैं बड़ा हूं, इसलिए मेरी बात मानिए। लेकिन आज मैं वो नहीं कह सकता। आज मैं आपसे अलग टाइप से बात करना चाहता हूं। मैं आज उसको थोड़ा सा आदेशात्मक स्वर देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप उसका पालन करें। तो सबसे पहले तो हम समस्याएं देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति क्यों नहीं बन पाता है, क्या कारण है ऐसे कि वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता। तो 4-5 कारण मैं गिनाने की कोशिश करूंगा जिनकी वजह से दिक्कत आती है। कई लोग आर्थिक स्थिति को कारण बताते हैं, मैं आर्थिक स्थिति को कारण नहीं बताता। आपने अभी ढेरों रिजल्ट आता है तब बताते हैं रिक्शे वाले का बच्चा हुआ, झुग्गी वाले का बच्चा हुआ, फलाना हुआ, ये हुआ। बहुत सारे लोग बताते हैं कि जिसके पास आर्थिक स्थिति बिल्कुल बेकार थी वो IAS हो गए। इसका मतलब आर्थिक स्थिति इतना बड़ा कारण नहीं है। और खास करके आप जब यहाँ गाइडेंस के लिए आ रहे हो तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल रहा है। आप बस उसको फॉलो करो, पूरे सप्ताह भर फॉलो करो। तो फिर कारण क्या हो सकते हैं? एक कारण हो सकता है फिजिकल वाला, शारीरिक कारण। शारीरिक कारण ये हो सकता है कि आप शरीर से ही कमजोर है, बीमार है, दिमाग ही कम चलता है, शरीर साथ नहीं देता, आप बीमार हैं और थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं, 4-5 घंटे पढ़ाई करते हैं, एक्सर्शन हो जाता है, बुखार आ जाता है, पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत आती है, सर दर्द होने लगता है, आंसू निकल आते हैं, मोबाइल की स्क्रीन नहीं देख पाते। कई बार मोबाइल पे पढ़ते हैं तो ज्यादा देर तक स्क्रीन पे रहते हैं तो आंसू आ जाते हैं। ये कमी हो सकती है, एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है शारीरिक कारण। बचपन से ही कोई विटामिन की कमी है, खनिज की कमी है, माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण की वजह से या और किसी वजह से, या कोई बीमारी लग गई थी बचपन में, इसकी वजह से मस्तिष्क कमजोर हो गया, सर दर्द होने लगता है, आंखें दुखने लगती है। ऐसा कुछ कारण हो सकता है किसी के साथ। अगर ये कारण नहीं है तो आप निश्चित रूप से मानिए आप सौभाग्यशाली हैं और आपको IAS बनना चाहिए। तो फिर उसको क्या करना चाहिए? वो भी दूर कर सकता है, जो जिसके शरीर के कारण है वो भी ठीक कर सकता है। दवाइयां होती हैं, योग होता है, प्राणायाम होता है, उनके माध्यम से आप काफी हद तक काबू पा सकते हैं। और डॉक्टरों ने यदि जवाब दे दिया कि लाइलाज है और ये है, तो फिर उसका तो फिर हम प्रार्थना ही कर सकते हैं भगवान से, और क्या कर सकते हैं, उसकी बात अलग है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप कामयाब है। इसका मतलब आप उस हर्डल को, मेरी तरफ से जो मैं कमियां बता रहा हूं उसमें आप आगे निकल आए। दूसरा कारण है अभ्यास का, कि आप अभ्यास नहीं कर पाते। अभ्यास नहीं करने के भी बहुत सारे कारण होते हैं। किसी का मन नहीं लगता, इस कारण से अभ्यास नहीं कर पाते। कोई नौकरी में है तो वो समय नहीं दे पाता, इस कारण से अभ्यास का समय नहीं मिलता। प्रैक्टिस, पढ़ते तो है आप, मुझे लगता है कि जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं वो सब पढ़ते तो हैं, किताब तो उठाते हैं, पेज भी कंप्लीट करते हैं, दूसरे पेज पे पहुंचते हैं, तीसरे पेज पे पहुंचते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस पूरी किताब खत्म करना और बार बार रिवीजन करना, फिर जो नोट्स बनाए हैं उनको भी पढ़ना,
और नोट्स आपने कहीं से खरीदे हैं तो उनको पढ़ना, रिवाइज करना, अंडरलाइन करके पढ़ना, फिर जाकर के फिर पढ़ना, इसी को तो अभ्यास कहते हैं, बार बार। तो ये परीक्षा अभ्यास बहुत मांगती है, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस अगर आप कुछ अपनी गलतियों के कारण कर पा रहे हैं, यानी कि नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें आपका मन नहीं लग रहा है, तो ये थोड़ी सी मोटिवेशन की कमी है कहीं ना कहीं। तो आपको प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए, आपको मोटिवेशनल वीडियो देखने चाहिए, हमारे पुराने लेक्चर जाके देखो, तो आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आग लगेगी तैयारी करने की, तो फिर आप वो गलती नहीं करोगे। मन नहीं लगना, मुझे लगता है कि मन अगर आपका नहीं लग रहा है, इसका मतलब आपने अपने उद्देश्य को अभी उतना उस तरह से बनाया नहीं, प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाया आपने कि मेरे लिए ये जीवन मरण का प्रश्न है, आईएएस बनना मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। अगर आपने उसको जीवन मरण का प्रश्न डू और डाई के तौर पे नहीं लिया, तो फिर आप नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो मोटिवेशन उस लेवल का आता नहीं है। क्योंकि बड़ा बोरिंग काम है, कंटिन्यूअस पढ़ते रहना, अभ्यास करना, फिर उन्हीं चीजों को पढ़ना, जो पढ़ लिए उसी को पढ़ना। ये कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं है कि रुचि जागृत हो। मूवी देखने जैसा नहीं कि पूरी देख लेंगे 2-2.5 घंटे तक। अब आपको कम से कम 8 से 12 घंटे के निरंतर अभ्यास में रहना है। 8 से 12 घंटे का निरंतर अभ्यास करना मतलब बड़ा चैलेंज है, चुनौती है। और बाहर प्रलोभन बहुत सारे हैं, यूट्यूब और फेसबुक और वो स्क्रॉल करने का एक एडिक्शन है। उसको स्क्रॉल करते जाओ, आपका समय कब निकलेगा पता ही नहीं चलेगा। नए नए वीडियो, नए नए फोटो, पता नहीं क्या क्या आते जाएंगे। तो पूरा स्क्रॉलिंग पे टिका हुआ है वो उनका व्यापार, और वो एंडलेस है। वो स्क्रॉलिंग कभी खत्म नहीं होती, उन्होंने एंडलेस रखा है उसको। आप करते जाओ, आप कहोगे कि ये खत्म हो जाए तो फिर मैं दूसरा काम करूं, तो वो खत्म होगा नहीं कभी। अगर इस प्रकार का एडिक्शन पाला हुआ है, दोस्तों के साथ बातचीत करना या रिश्तेदारों को संतुष्ट करना, सब लोगों को खुश करने की कोशिश करना, ऐसी आदतें यदि आपकी है तो फिर आप फंस जाएंगे, क्योंकि कोई कभी भी खुश नहीं हो सकता, रिश्तेदार कभी खुश नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि आपने 2 शादियों में आपने पर्याप्त समय दिया, बुआ के यहाँ पे, मौसी के यहाँ पे 2-2 शादियों में गए, 4 शादियों में आप गए, 15-15 दिन के लिए गए थे और आपने खूब समय दिया, लेकिन अब आपके एग्जाम है और आप एक ही दिन के लिए जाना चाहते हैं, या हो सकता है आप न जाना चाहें। आपको लगता है दीदी की शादी इंपॉर्टेंट थी, भैया की तो बारात जाएगी, 4-5 दिन में हम परेशान हो जाएंगे, तो हम हो सकता है तैयारी करें। कई लोग लड़की की शादी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि लड़की की शादी में जाना जरूरी है, लड़के की शादी में न जाए तो चलेगा, ऐसा भी रहता है। पर आप जैसे ही नजरअंदाज करेंगे, आपके करे धरे पे सब पे पानी फिर जाएगा। पहले आपने क्या किया, आपको बेकार और निकम्मा सिद्ध कर दिया जाएगा। लेकिन उन सब के लिए हमको तैयार रहना चाहिए, तो क्योंकि हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, लंबे समय तक आप सबको खुश नहीं रख पाएंगे। कोई न कोई नाराज हो, आपकी तैयारी के दौरान बहुत लोग नाराज होने वाले हैं, आपके दोस्त नाराज होने वाले हैं, आपके रिश्तेदार नाराज होने वाले हैं, इन सबको आपको करना पड़ेगा नाराज। आप कहोगे नहीं इनको हम सब खुश रखेंगे फिर हम बन भी जाएंगे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो मना करना सीखना पड़ेगा। कोई आपको फालतू काम करना बताता है कि वो मैं जा रहा हूं, मेरे यहाँ काम चल रहा है, तुम उस दिन देख लेना। पहले आप हो सकता है देखते आए हैं, लेकिन अब आप तैयारी करने लगे हो तो आपका स्वभाव बदल गया, आप तुरंत मना कर दोगे अंकल मैं इस बार नहीं देख पाऊंगा, ये आपका काम आप है ना कोई दूसरा सौंपो किसी को। और अगर आपने गलती से शर्म के मारे हाँ भर लिया तो आपको खड़ा रहना पड़ेगा वहां। और एक बार खड़ा नहीं रहना पड़ता, कई बार आपको मार्केट जाना पड़ता है, सामान लेके आना पड़ता है, फिर दुकान पे जाना पड़ता है, फिर वो किसी थोड़ी देर के लिए भाग गया तो फिर अंकल फोन करेंगे वो काम कर रहा है, बोले नहीं सर मैं पता करता हूँ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर आप देखोगे नहीं वो है नहीं, तो फिर तुम ढूंढ के लाओ वो कहाँ है, वो चाय वाली होटल पे खड़ा होगा, फिर आप चाय वाली होटल पे जा रहे हो। तो ऐसे ऐसे वो ऐसी चीजें हैं कि वो वही स्क्रोलिंग वाला एंडलेस है। जैसे स्क्रोलिंग एंडलेस है वैसे ये काम भी एंडलेस है, इनका कोई वो नहीं है। तो आप या तो अपने अंकल को खुश रख लो, रिश्तेदार को, पापा के दोस्त को खुश रख लो, रिश्तेदारों को खुश रख लो, या अपने दोस्तों को खुश रख लो, या फिर कुछ बन जाओ। तो इनमें से चुनना पड़ेगा आपको। तो आज जो मैं बातें बता रहा हूं वो आपकी जिंदगी का दिशा निर्धारण करेगा। मैं रोज रोज भी ये नहीं बता सकता क्योंकि फिर ये भी बोरिंग है, नहीं तो कहेंगे सर पढ़ाते नहीं है, फिर यही बात करते रहते हैं। लेकिन ये बताना भी जरूरी है क्योंकि आप सबके पेज पे मुझे उम्मीद दिखती है और फिर मुझे बनते हुए सब लगते नहीं है।
ना उतना उत्साह दिखता है, ना उतना कॉन्फिडेंस दिखता है, ना ही वो लेवल दिखता है ज्ञान का, क्योंकि आपके वो जिसका ज्ञान का लेवल है, जिस साल सिलेक्शन होना है उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, उसके बैठने के तरीके से मैं बता सकता हूँ कि ये इस बार सिलेक्ट हो रहा है, ये इस बार हो रहा है, मैं एकदम से मैं ऐसे ही पता चल जाता है। उसमें से गजब की ऊर्जा का संचार होता है, उसके चेहरे पे सिर पे लिखा रहता है यहाँ कि इस बार सिलेक्टेड है, ये 2021-22 यहाँ लिखा रहता है, साफ दिखता है, हमको तो दिखता है, हमको दिखता है कि कौन बनेगा, क्योंकि वो रहते ही उसमें, वो तो चीख के उसका सिर जो है वो एकदम फ्लैश होता है, एकदम ऐसे। तो वो जब दिखता नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि मैं फालतू जो है पढ़ा रहा हूँ, किन लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो कोई किसान है वो महंगा बीज लेकर के आए और तुरंत डाल दे खेत में, नहीं, वो तो जोतेगा ना, पहले खेत की जुताई भी होगी, तैयार होगा, खेत तैयार होगा, बीज डालने लायक भी तो बनाना पड़ेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जो खेत हैं, आप हैं, मैं जहाँ अपना सीड बोना चाहता हूँ, सोइंग करना चाहता हूँ, उसमें पहले तैयारी भी करूँ ना, उसकी खेत की तैयारी भी करूँ कि उपजाऊ बनेगा कि नहीं, वहां उगेगा भी कि नहीं, या फिर परसेंटेज क्या रहेगा उगने का। मैंने 100 बीज फेंके, 5 उगे तो प्रोडक्शन बहुत कम है, परसेंटेज बहुत कम है। ये तो बेवकूफी होगी, मूर्खता है। तो इसलिए भी मुझे इस टाइप की बात करनी चाहिए आपसे। कई लोग इससे भी नाराज रहते हैं कि आप इस टाइप की बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम इसमें लगे हुए हैं, इस काम में लगे हुए हैं, तो बात तो करेंगे। ये दिल की बात है, हमने खुद ने भी झेला है, आप भी इसी समाज के हिस्सा है, हम भी इसी समाज से निकले और इसी समाज में रहते हैं। हमको पता है हमारी जो समस्याएं रही है, हम लोगों को जो दिक्कतें आई वो आपको भी आएंगी, तो सभी के साथ होता है। और घर वाले जो हैं वो खास करके इस परीक्षा की तैयारी जिसने नहीं की कभी जिंदगी में, वो इस चीज की समझ ही नहीं सकता, इसकी अहमियत को कभी नहीं समझ सकता कि इसमें कितना एकांत चाहिए या कितना डिवोशन चाहिए, कितना डेडिकेशन चाहिए। वो तो वही समझ सकता है जिसने इसकी तैयारी की हो। हर किसी के बस की बात नहीं है इसकी गंभीरता को समझना। तो इसलिए जो लोग समझते हैं वो अपने बच्चों को वैसा माहौल देते हैं, नहीं समझते हैं तो फिर वो दिक्कत हो जाती है उसमें। वो बच्चा ज्यादा स्ट्रगल करता है। हेडविंड होती है, टेलविंड होती है, तो आप हेडविंड में चल रहे होते हैं, सामने की हवा होती है। सामने की हवा में साइकिल चलाना कितना मुश्किल होता है। अगर सपोर्ट मिल जाए तो पीछे की टेलविंड हो जाती है, पीछे की हवा होती है तो साइकिल कभी चलाई है आपने, पीछे से हवा लग रही है और आप साइकिल चला रहे हैं, कितनी स्मूथ चलती है। ऐसा लगता है जैसे कि हम हवा में उड़ रहे हैं, ज्यादा वजन जोर नहीं लगाना पड़ता है, अपने आप ऐसे चलता है स्मूथ। आप रिलैक्स चले जाओ, जितनी तेज हवा होगी उतना तेज भागेगा। तो जितना सब लोगों का मेरा सपोर्ट रहेगा, किताबों का सपोर्ट रहेगा, घर वालों का सपोर्ट रहेगा, रिश्तेदारों का सपोर्ट रहेगा, फ्रेंड्स का सपोर्ट रहेगा। फ्रेंड्स खुद ही मना करते, फ्रेंड ही खुद मना करते। आपका फ्रेंड योगेश है और योगेश ही मना करते कि मेरी शादी है यार 12 तारीख को, लेकिन तुम आना मत, क्योंकि क्या है तुम्हारी एग्जाम है। मैं समझता हूं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो फिर अपन बाद में मिलेंगे, फिर कभी पार्टी वार्टी करेंगे, मैं जब आऊंगा तो। अब ऐसा दोस्त मिल जाए तो कितना अच्छा, कमाल का काम हो जाए। लेकिन वो बोल रहे अच्छा तुम नहीं आओगे, मतलब इतने बड़े हो गए तुम, और तुम तो IAS ही हो गए, और तुम्हारी सिस्टर की शादी में हम 10 दिन रहे थे वहां। फिर वो इमोशनली भी ब्लैकमेल कर रहा है, अकाउंट भी करा रहा है, तरह तरह के दोस्तों से फोन करवा रहा है अननेसेसरी। अब आप नहीं भी जाओगे तो भी एक फालतू का टेंशन है। तो ये तो हेडविंड हो गया। टेलविंड चाहिए आपको, टेलविंड की जरूरत है, हेडविंड की नहीं। तो अपने लिए ज्यादा से ज्यादा टेलविंड तैयार करो, अभी से तैयार करो। कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनको खत्म करो, डिलीट करो उनको लाइफ से, खत्म करो। जो सपोर्ट करने लायक है उनको लिस्ट में रखो, बाकी खत्म करो। वो आपके भाग्य के दुश्मन है भाई, आपकी कैरियर के दुश्मन है। फिर कुछ बन जाओगे तो उनको याद कर लेना, वो तो आ जाएंगे लौट के। बन जाओगे तो वैसे भी आ जाएंगे, और नहीं बन पाया तो जो आपके क्लोज अभी हैं वो भी दूर हो जाएंगे। वो भी कहेंगे कुछ नहीं है, इन्होंने बहुत मेहनत की थी, किसी काम का नहीं है। तो सब बदल जाते हैं, दोस्त रिश्तेदार सब बदल जाते हैं। तो उसके चक्कर में मत पड़ो। तो मेरी सलाह शारीरिक तौर पे ये रहेगी आपको कि आप व्यायाम करें, प्राणायाम करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। ब्लड टेस्ट करवा लें, एक बार अच्छे डॉक्टर को दिखा लें, जो कमियां हैं उसको दूर करें।
विटामिन की कमी है तो विटामिन की गोलियां खाएं, मल्टीविटामिन खाएं। मिनरल्स की कमी है तो मिनरल्स के लिए कोई इलाज ढूंढें। जीवनचर्या से संबंधित अगर कोई दिक्कत है तो योगा वालों से मिले, इनसे, तो अपनी लाइफ स्टाइल ठीक करें। तो ऐसा करके आप स्वस्थ हो सकते हैं, दिमाग को दुरुस्त कर सकते हैं, तंदुरुस्त कर सकते हैं। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज जो हमने आपको बताई कि अगर टाइम आपके पास कम है तो टाइम निकालने की कोशिश करें। जॉब कर रहे हैं तो छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें, छुट्टी ले सकते हैं तो छुट्टी ले लें। और मजबूरी है कि जॉब भी करना पड़ेगा और छुट्टी भी नहीं मिलेगी, ये तो वहीं पे कुछ टाइम निकालें। ऐसा कुछ जॉब ले लें वहां पर कि जहां टेबल मिलती हो, बैठना पड़ता हो, बीच बीच में आप पढ़ाई कर सकते हो। हमको बताते हैं कुछ बच्चे कि सर हमारा जॉब ऐसा है कि हम पढ़ते रहते हैं और इंटरनेट हमारे सामने पीसी रखा रहता है, तो उस पे स्क्रीन पे इंटरनेट भी है, तो हम वहाँ कुछ न कुछ सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। और जब बॉस बुलाते हैं, कोई काम बताते हैं, थोड़ा बहुत वो भी कर लेते हैं। तो 8 घंटे की नौकरी में वो 6 घंटा पढ़ाई कर लेते हैं, 2 घंटा अपना ऑफिस का काम कर लेते हैं। तो अगर इस प्रकार की नौकरी है तो बहुत अच्छा है, आपको आर्थिक सहायता भी मिलती रहेगी और 2 घंटे के काम में आप 6 घंटा पढ़ाई भी कर लोगे। तो ये एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, कहीं से भी समय निकालना पड़ेगा। और जो आपका समय खराब कर रहे हैं, लीकेज जहाँ है उसको दूर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं ये सब बातें आपके साथ नहीं करूंगा तो केवल पढ़ाते रहने से आपका सिलेक्शन नहीं होना, ध्यान रखिए। अगर मैं आपको कोर्स कंप्लीट कराता हूं उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कोर्स कंप्लीट कराने से नहीं होगा। क्योंकि वो तो एक टंकी जो पूरी फूटी हुई है और उसके अंदर चारों तरफ से पानी खत्म हो रहा है और उसी में मैं पानी भरते जाऊं तो ये तो बेवकूफी होगी ना। तो सबसे पहले लीकेज बंद करना पड़ेगा, तब जाकर के तो हम कुछ जो डाल रहे हैं वो टिकेगा उसमें, तब वो भरा हुआ दिखेगा। और जैसे ही भर गया वैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो सफलता जो है उस पर निर्भर करती है। तो अपने लीकेजेस समाप्त कीजिए, जहां जहां लीक है उसको खत्म करो, वहां आप लोग कर सकते हो। अगर आपको बनना है तो करना है, नहीं बनना है, आपको लगता है कि नहीं सबको मना के रखना है, सबको खुश रखना है, दोस्ती जरूरी है, रिश्तेदारी भी जरूरी है, सब लोग खुश होने चाहिए, तो सबको आप खुश नहीं कर पाओगे, है ना। तो फिर दिक्कत है। मुझे लगता है कि दोस्ती सबसे बड़ी दुश्मन है इस परीक्षा की। अगर आपके दोस्त है और अगर वो समझदार नहीं है और वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो फिर वो दुश्मन है आपके, वो आपको ये परीक्षा कभी पास नहीं करने देंगे। आपकी दोस्ती आपके दुश्मन हो जाएंगे, परीक्षा के दुश्मन हो जाएंगे। ऐसा हो ना कि आप कोई निबंध तैयार कर रहे हैं, आधा हिस्सा उसने तैयार कर लिया, आपने दोनों नोट्स बनाए, एक दूसरे से शेयर कर लिए। 1200 वर्ड का आपको ऐसे बनाना था, 600 उसने किया, 600 आपने किया, या साथ में बैठ के आपने कर लिया। एक उस किताब को पढ़ रहा था, एक इग्नू को पढ़ रहा था, दोनों ने मिलकर शेयर किया और नोट्स जल्दी बन गए। तो या तो दोस्त इस लेवल का होना चाहिए जिसका मेंटल लेवल भी एक जैसा हो, उद्देश्य भी एक जैसा हो, समय भी बराबर देते हो, हार्डवर्क जो करते हो आप फिजिकल वाला वो भी बराबर करते हो, मेंटल वर्क भी बराबर हो, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी बराबर हो। नहीं तो बोझ आ जाएगा, पैरासाइट हो जाएगा वो एक, और दूसरा जो है वो हानि में हो जाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी दोस्ती तो फिर भी आपको 1 और 1 करके 11 बना देगी। 1 और 1 करके 2 के बजाय दोस्ती फिर ऐसी होनी चाहिए जो 1 और 1 11 कर दे। आप कहोगे 1 + 1 2 होगा, नहीं, इतना तो फिर आप भी कर लोगे, इतना तो दोस्त नहीं होता। और आप अगर सिटिंग लगाते तो आप भी कर लेते। 1 + 1 11 होना चाहिए। दोस्ती फिर ऐसी हो कि 4 चांद लग जाए पढ़ाई में, वो एकदम दौड़ने लग जाए, मल्टीप्लाई होने लग जाए, तो वो दोस्ती भी होती है। हमने देखी है ऐसे दोस्त भी साथ में सफल होते हैं, किसी की 35 रैंक आती है, किसी की 45 के आसपास आती है, 50 के अंदर अंदर दोनों आ जाते हैं, तो पता चल जाता है 50 रैंक के अंदर दोनों है। हमने देखे ऐसे दोस्त जो 50 रैंक के अंदर चले जाते हैं, दोनों चले जाते हैं। थोड़ा बहुत अंतर रहता है वो इंटरव्यू और उसकी वजह से आता है, पर अगर बाकी जो दोस्त हैं वो तो फिर सब हानिकारक हैं, हटाओ उनको, फिर सब खत्म करो। तो कठोर निर्णय लेना पड़ेंगे आपको। कुछ बच्चे, पहले तो मैं ऐसे लेक्चर काफी लेता था और बच्चों को बहुत सिखाता था, लेकिन अभी जब से ये फिर से कोरोना के बाद क्लास शुरू हुई है तो आप लोग बहुत सारे नए हैं, आपने हमारे ऐसे लेक्चर नहीं सुने होंगे, जीवन प्रबंधन जैसे, या फिर लाइफ टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, या परीक्षा का प्रबंधन कैसे करें। तो आपको परीक्षा का प्रबंधन और ये सब करना आना चाहिए, क्योंकि बिना प्रबंधन के आप मेहनत करेंगे तो वो फिर इधर उधर फैल जाएगी, वो उसका रिजल्ट नहीं आना है।
तो समय का प्रबंधन आपको बता रहे हैं, नौकरी वाले हैं तो वो कैसे करें। पूरी तरह से यदि आप फ्री हैं और आपको घर वालों ने कहा हुआ है कि सॉरी कि आप मेहनत कीजिए और हम आपको कोई काम नहीं बताएंगे और आपका एक ही काम है पढ़ना और आप IAS बन के बताओ, पैसे की जरूरत है हमसे ले जाओ, और कोई भी दिक्कत है तो बताओ, किताब खरीदनी तो बताओ, नोट्स खरीदना है बताओ, बाकी IAS बन के बताओ, तो आप सौभाग्यशाली हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। अगर घर वालों ने इतनी छूट दे रखी है आपको तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको नौकरी भी नहीं करना पड़ रही है, आप पूरी तरह से खाली भी है। लेकिन क्षमता आपको नापनी पड़ेगी अपनी, आपको अपनी क्षमता का मेजरमेंट करना पड़ेगा कि अभी हम लोग कहां पर हैं, अभी हम किस लायक हैं। तो आपको इनको टेस्ट दे दीजिए, टेस्ट सीरीज का टेस्ट उठाइए और टेस्ट दीजिए। अभी आप 35 ठीक कर पाते हैं 100 में से, 45 ठीक कर पाते हैं, 55 ठीक कर पाते हैं, 65 ठीक कर पाते हैं। 65 अगर आप ठीक करने लायक हो गए तो इसी साल परीक्षा दे दो, 55 है तो अगले साल परीक्षा देने लायक हो, 45 है तो 2 साल बाद परीक्षा देने लायक बनोगे, और 35 है तो 3 साल लग जाएंगे। सीधा सीधा फार्मूला बता दिया मैंने आपको। 25 है तो 4 साल लगेंगे डेफिनेटली, मतलब आप बहुत ही कमजोर है। तो ये तो मैंने मेजरमेंट करने का तरीका। टेस्ट सीरीज उठाओ अच्छी वाली कोई भी, उसका टेस्ट लगाओ, और टेस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट में है तो फिर अलग अलग सब्जेक्ट में आपको लेवल हासिल करने में उतना समय लगेगा। अब ये सत्य है, कई लोग झूठ बुलवाना चाहते हैं हमसे, नहीं सर वो 4 साल तो हमारे पास नहीं, आप 1 साल बोल दो कि हमारे तो 35 है और हम तो इसी साल हो जाएंगे, 2022 में हो जाए। तो ये अब झूठ बुलवाने से कुछ होगा नहीं। अब हम आपकी खुशी के लिए कभी बोल भी दे हाँ हो जाएगा, आपका मन रखने के लिए, पर होगा नहीं ना, होगा नहीं, उसमें संभव नहीं है। तो एक तो अपनी, कई लोग इस भ्रम में आ जाते हैं कि इसी साल हम फोड़ देंगे, 2022 हमारा ही है और इस बार हम फोड़ने जा रहे हैं, तोड़ने जा रहे हैं, मतलब पूरा हवा में रहते हैं ना। बहुत हवा में नहीं होती है एग्जाम, मिरेकल नहीं होते इसमें, चमत्कार बिल्कुल नहीं होता इस परीक्षा में, चमत्कार होता ही नहीं है। आपकी पूरी प्रोग्रेस साफ साफ दिखेगी, उसके साथ शालीनता भी दिखेगी, गंभीरता भी दिखेगी। आप जब 35 से 45 पे पहुंचोगे तो आपकी गंभीरता दिखेगी, आपकी हैसियत बदल जाएगी, कपड़े पहनने का सलीका बदल जाएगा, बैठने का सलीका बदल जाएगा, बात करने का सलीका बदल जाएगा, दोस्त बदल जाएंगे, किताबें बदल जाएगी, रिश्तेदार के साथ व्यवहार बदल जाएगा, घर पे जो बात करने की फ्रीक्वेंसी है उसकी क्वालिटी भी बदल जाएगी, क्वांटिटी भी बदल जाएगी। कितनी देर बात करते थे और किस क्वालिटी की बात करते थे। पहले आप कुछ तो भी बात कर रहे थे, अच्छा छोटे ने खाना खा लिया, अच्छा वो हो गया, ये सब नहीं होता फिर इस टाइप की बातचीत नहीं होती, फिर बातचीत की क्वालिटी बहुत बदल जाती। अच्छा वो जो पापा की तारीख थी हाई कोर्ट में, उसका क्या हुआ, वकील क्या बोल रहा था, ये लेवल आ जाता है, लेवल बदल जाता है। आप सहयोगी हो जाते हैं घर परिवार के, उसमें लेवल बहुत बदल जाता है आदमी का। वो दिखता है, हमको भी दिखेगा, आपको भी दिखेगा, आपको खुद को अंदर से महसूस होगा, आपके रिश्तेदारों को होगा, घर वालों को महसूस होगा ये तो बहुत मैच्योर हो गया है। जब आप बनने वाले होगे तो आपको, आपके जितने संपर्क में लोग हैं सबको लग जाएगा कि ये बनने वाला है। ऐसे चमत्कार नहीं होता कि अचानक से बन गया कोई निकल के, अरे हम तो समझते ही नहीं थे, कोई पता नहीं क्या समझे थे तो IAS हो गया, ऐसा नहीं होता। हाँ, जो 20 साल से आपसे नहीं मिला, 10 साल से आपसे नहीं मिला, 5 साल से आपसे नहीं मिला, उसके लिए आप आश्चर्य हो सकते हो, लेकिन जो आपके रेगुलर कांटेक्ट में है उसको महसूस होगा कि ये बहुत बदल गया। बिना बदले आप बन ही नहीं सकते। सर्वांगीण विकास होता है, टोटल चेंज आता है, टोटल चेंज आता है। आपकी रुचि बदल जाती है, आप जिस खाना खाने, जिस होटल में जाते थे होटल बदल जाता है, पहले आप उसमें जाते थे, अब उसमें जाते ही नहीं है, क्योंकि बहुत बेहुदा तरीके का खाना वो देता है, उसके उसमें ऑयल ही ऑयल होता है। कई लोगों को मैंने देखा खाना खाते समय ऑयल और डलवाते हैं, बोलते हैं अरे इसमें तरी डालो, उसमें वो करो, उसमें वो डालो, वो कई लोग जो है उसको हटवाते हैं, और उसको होटल वाले को बोलते हैं पूरा हटा के लेके आओ, इसको हटा के लेके आओ। पूरी होती या कोई होती तो उसको फिर वो उस पेपर से उसका तेल सोखते हैं, उसके बाद खाते हैं, तो उसको समझ में आता है पूरा पूरा कि मेरे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, मैं क्या खा रहा हूँ, अंदर क्या जा रहा है, क्योंकि उसने पढ़ रखा होता है। पढ़ने के साथ साथ लेवल बहुत बदलता है, खाने पीने का लेवल बदल जाता है, बातचीत करने का लेवल बदल जाता है, लिखने का, पढ़कर समझने का, किताबें बदल जाती है। पहले आप घटिया पढ़ते, लुसेंट को हाथ ही नहीं लगाता कोई भी हमारा सीनियर स्टूडेंट, लुसेंट कौन पढ़ता है,
वो बैंकिंग रेलवे की तैयारी करने वाला, बिल्कुल वो कार्टून होता है बिल्कुल एकदम, वो पगलेट टाइप लड़का होता है, उसके अंदर उसका 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 कभी विकास ही नहीं होता, क्योंकि केवल फैक्ट्स पढ़ के रट के क्या करोगे, विचार तो आते ही नहीं, तुम्हारे थॉट्स ही नहीं आते तो लिखोगे कहां से? प्रश्नों के उत्तर अब स्टेट लेवल के भी नहीं बनने वाले हैं, स्टेट पीएससी से भी नहीं बनते उसके, तो फैक्ट्स रट के क्या करोगे? कई सारी वेबसाइट है और यूट्यूब पे कई सारे लेक्चर है जिनके लाखों व्यूज देखता हूं मैं, वो फैक्ट्स रटा रहे हैं। और हमारे ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन 1000 से ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे इसको, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, व्यूज के लिए नहीं बता रहे हम लोग। और कई लोग बोलते नहीं सर फ्यूचर में वो समझेंगे, आज से 5 साल बाद इस पे हजारों व्यूज, हमने कहा बाढ़ में जाए वो कि नहीं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, हमारे पास तो यहाँ 15 आप लोग अच्छे खासे आने लगे, अब 100 की संख्या होने लगी, 150 की हो जाती है, पर जिस दिन 15 भी आते हैं उस दिन भी बताते हैं, 10 आते हैं तो 10 को भी बताते हैं, हम लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारी क्वालिटी और इंटेंसिटी वही होती है। पूरा हॉल भी भरा रहता था, बिल्कुल आखिरी में खड़े रहते थे बच्चे यहीं पे इसी हॉल में, जब 500-600 बच्चे होते थे तब भी हम ये इसी इंटेंसिटी से बता रहे होते। हम लोगों का क्वालिटी में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है, लेकिन आप लोग बचिए, घटिया सामग्री से बचिए। घटिया सामग्री आपको आगे नहीं पहुंचा पाएगी। दिमाग को वैचारिक स्तर पर विश्लेषणात्मक बुद्धि वाला बनाइए, एनालिटिकल माइंड बनाइए। आपका दिमाग एनालिटिकल होना चाहिए, जो एनालिसिस कर सके, विश्लेषण कर सके, सही को सही और गलत को गलत कह सके, और बैलेंस्ड आंसर भी लिख सके, सही भी बता सके, गलत भी बता सके, और फिर बैलेंस कैसा होना चाहिए, यानी एक डिप्लोमेटिक आंसर कैसा होना चाहिए, एक ब्यूरोक्रेट को कैसा आंसर देना चाहिए। क्योंकि ये जो परीक्षा है ना, इसका सिलेबस इस तरह से डिजाइन किया गया कि आपका पूरा निर्माण जब तक नहीं होगा आपका सिलेक्शन होगा नहीं। स्टडी मटेरियल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। एक और कमी होती है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो हर्डल है वो है स्टडी मटेरियल का। किताबें ऑथेंटिक होनी चाहिए। सबसे बढ़िया सोर्स मैंने आपको निशुल्क वाला बताया है, ई ज्ञान कोश। इग्नू के वेबसाइट पे जाइए, ई ज्ञान कोश गूगल में टाइप करो, ई ज्ञान कोश खुल जाएगा। उसमें आप सर्च करते हुए भी जा सकते हैं, इलेक्टिव कोर्सेज को वहां पे भी सर्च कर सकते हैं कि स्टूडेंट के लिए लर्निंग प्रोग्राम कौन सा दिया हुआ है, वहां से भी उस लिस्ट में से भी निकाल सकते हैं। ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, सर्च वाले में टॉपिक डाल करके, किताब का नाम डाल करके, जो मटेरियल आपको चाहिए उससे रिलेटेड आप मैटर वहां सर्च कर सकते हो। हिस्ट्री का चाहिए, हिस्ट्री सर्च कर लिया, तो सब्जेक्ट वाइज भी सर्च कर सकते हो, टॉपिक वाइज भी सर्च कर सकते हो, पर्सन वाइज भी कर सकते हो, घटना के इवेंट वाइज भी कर सकते हो। आप वहां से मैटर सर्च करो, और वो मैटर इतना अच्छा मैटर है, निशुल्क है, डाउनलोड करो, चाहो तो प्रिंट निकलवा लो, नहीं तो स्क्रीन पे पढ़ो उसको, उसका कोई पैसा नहीं लग रहा है। और वो सबसे बेस्ट मैटर है। एक तो डिस्टेंस लर्निंग के हिसाब से बनाया हुआ है, तो उसका पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि दूरस्थ शिक्षा के हिसाब से वो बताते हैं उसमें, तो आप इमेजिन कर पाते हो, एक पिक्चराइजेशन होता है, तो बताने का तरीका बहुत अच्छा, लैंग्वेज बहुत अच्छी है। दूसरा कंटेंट जो है वो ऑथेंटिक बुक्स से लिया गया है, पीछे बुक्स लिखी रहती हैं कि आखिर किन किताबों का सहारा लिया गया है इस मैटर को बनाने में। फ्रंट पेज अगर आपको देखने को मिले, जनरली उन्होंने काट दिया है फ्रंट पेज, लेकिन किसी किसी किताब का फ्रंट पेज भी उन्होंने अपलोड किया हुआ है। तो फ्रंट पेज के साइड में यदि आप देख पाए तो उसमें पूरा स्टडी डिजाइन, ये जो सिलेबस डिजाइन किसने किया उनके नाम लिखे हुए हैं। फिर ये सिलेबस डिजाइन किया और उसके बाद ये जो स्टडी मटेरियल है, ये स्टडी मटेरियल को सर्च करके और यहाँ एडिट करने वाले लोग कौन है, तो आप देखोगे अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लखनऊ से है, पटना से है, ऐसे 8-10 सीनियर लेवल के जो प्रोफेसर है जो कि अपने अपने जगह पर डीन है, वो लोग उसको डिजाइन कर रहे हैं, वो लोग उसको लिख रहे हैं। तो ये इस लेवल का मटेरियल तो बाजारू मटेरियल तो पता नहीं किन लोगों ने लिखा हुआ है, जिनके नोट्स आप खरीदते हैं, वो तो बहुत लोकल लेवल है। तो वो लेवल तो बहुत ही ऊंचा लेवल है, और मुझे नहीं लगता इंडिया में उससे बेस्ट मटेरियल कहीं मिल सकता है। कोई भी कोचिंग क्लास नहीं दे सकती, कोई भी नहीं दे सकती। तो सीधा सीधा मटेरियल आपके पास है, सारा का सारा मटेरियल आपके पास है, तो फिर देर किस बात की। कोई भी किताब बनाएगा तो वहीं से कॉपी पेस्ट करेगा, फिर उसमें अपनी अकल लगाएगा और गड़बड़ करेगा, क्योंकि उसकी विद्वता उतनी है कि नहीं, वो तो सर्टिफाइड लोग है, वो तो डेजिग्नेटेड है।
फिर आप तो यूज करो उसको। तो सबसे बेस्ट तो मैंने आपको बता दिया, निःशुल्क मैटर अवेलेबल है। उसके अलावा 1000-2000 रुपए की अच्छी किताबें होती है, 2000 रुपए की भी किताबें आपने खरीद ली तो कम से कम 6 महीने के लिए आपका काम चल जाएगा। फिर आगे और कुछ खरीदना है तो फिर 6 महीने के लिए काम चल जाएगा। तो 6-6 महीने के लिए काम चलाने के लिए कुछ बेसिक किताबें आप खरीद लो तो आपका काम शुरू हो जाएगा। तो किताबें होनी चाहिए, स्टडी मटेरियल होना चाहिए। कुछ आपका मटेरियल जो है वो डिजिटल होगा, कुछ आपका हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों तरीके से मैटर आपके पास होना चाहिए। पर ये जो बाढ़ आई हुई है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे और उस पे, उसके चक्रव्यूह में अगर आप पड़ गए तो फिर दिक्कत आ जाएगी। वो आपको उतना अच्छा नहीं दे सकता। अब वो मैं उसको बुरा और अच्छा इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि वो रिस्की है। अच्छा हो सकता है, डिपेंड करता है किसने बनाया। सफल व्यक्ति ने बनाया है और वो ओके टेस्टेड है बिल्कुल एकदम, तो फिर वो अच्छा है। और अगर वो कोई नौसिखिया ने बनाया है और ऐसे ही पॉपुलर होने के लिए, वायरल करने के लिए उसने डाल दिया और वो हो भी गया और आपके हाथ लग गया तो आपको नुकसान भी कर सकता है। तो वहां थोड़ा सा आपको संभलना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपर्ट के गाइडेंस में जो है अगर आप चलेंगे तो फिर थोड़ा ठीक रहेगा, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। समय बहुत सीमित है, देखिए जिंदगी बहुत तेजी से भागती है, बहुत जल्दी आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाएंगी। 25-26 के आप हो जाएंगे, 27 के हो जाएंगे, अपेक्षा बहुत बढ़ जाएगी घर वालों की। लड़कियां होती है उनके ऊपर शादी की तलवार आ जाती है, लड़के होते हैं उनके ऊपर भी शादी और वो जिम्मेदारी निभाओ, बस अब बहुत हो गया पढ़ाई वढ़ाई, अब कोई फॉर्म वॉर्म भरो, नौकरी प्राप्त करो, बहुत हो गया, हम कब तक तुमको पढ़ाते रहेंगे। कई जगह बोलते नहीं है लेकिन व्यवहार से पता चल जाता है परिवार में कि हाँ अब संकेत मिलने लगा है। क्योंकि मनुष्य है ना हम लोग, तो संवेदनशील है, हम लोगों को महसूस भी होता है, फीलिंग है हमारी, तो सबकी फीलिंग दूसरे की भी समझ में आती है हमको कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि उससे पहले कि आपके ऊपर कोई प्रेशर आए और एंड्यू जो है आप टेंशन ले, उसके बजाय जल्दी से जल्दी इस चीज को पूरा करो। जल्दी पूरा करना है वो कम समय में, इसलिए बता रहे हैं। ट्रायल एंड एरर से तो आपको हो सकता है लंबे समय से आप खुद भी सीख जाएंगे, मुझे कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा, लेकिन तब तक आपकी उम्र 35 साल हो जाएगी। ट्रायल एंड एरर से चलेंगे कि नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे, कहीं कुछ दिक्कत आएगी तो उसको ठीक कर लेंगे, बाकी कोशिश करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो ट्राई करने में तो बहुत सारा समय लग जाएगा। उसके बजाय जो एक्सपर्ट है वो जो बोल रहे हैं उनकी बात मानिए और उसके हिसाब से चलिए। तो ये मेन हर्डल है। दूसरी चीज है कि आप दिमाग से भी स्वस्थ हैं, स्टडी मटेरियल भी बहुत बढ़िया है, समय भी बढ़िया है, घर वाले भी सहयोग कर रहे हैं, पढ़ने के लिए भी छोड़ दिया है। लेकिन एक बड़ा पंगा हम लोगों ने लिया होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, तो वो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। उसकी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि हम लोगों के उम्र के पड़ाव में अलग अलग समय में हमारे एक तो केमिकल बैलेंस है, हमारी बॉडी का हार्मोनल और केमिकल बैलेंस है, तो वो गड़बड़ हो जाता है। उम्र के साथ बहुत ज्यादा उसका फर्क पड़ता है, समय के साथ भी पड़ता है। 24 घंटे में अलग अलग हमारे हार्मोन का, केमिकल्स का लेवल होता है शरीर में, तो अलग अलग समय में हम लोगों को जूझना पड़ता है, उसके साथ जूझना पड़ता है, उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है शरीर का। क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो इतनी आसानी से संयमित होती नहीं है। इंद्रियां संयमित नहीं होती, कंट्रोल नहीं होता उनके ऊपर। तो कंट्रोल करने के लिए या तो आप अच्छा लिटरेचर पढ़े, लेकिन अब आप विवेकानंद पढ़ने जाओगे और कुछ पढ़ने जाओगे तो टाइम बहुत सारा लग जाए। विवेकानंद थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही चाहिए, गांधी को भी पढ़ना चाहिए, है ना, और महावीर को भी पढ़ सकते हो, ब्रह्मचर्य के बारे में भी पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं हम लोग, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो यदि हम सीधा सीधा माने कि हमारे पास एक, अब तो बत्ती वाली गाड़ी नहीं होती, लेकिन एक IAS की गाड़ी है और एक बंगला है और ये है, अगर हम भटके तो ये सब चला जाएगा, तो कम से कम ये एक अच्छा मोटिवेशन हो सकता है। तो कहाँ हम इस उलझ रहे हैं इस सब झंझट में और हम कहाँ पहुंच जाएंगे। लबासना में होंगे, अच्छी खासी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद हम कहीं पोस्टेड होंगे तो कलेक्टर होंगे, SP होंगे, तो कितना ग्लैमर होगा, घर वालों को कितनी खुशी मिलेगी।
मुझे लगता है ये, क्योंकि मैं आपको अभी महावीर, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और ये और हमारे गुरुजी की किताबों में ले जाऊंगा तो आप कहोगे थोड़ा धार्मिक बना रहे हैं, तो मैं आपको कोई धार्मिक नहीं बनाना चाहता। आप अपना भौतिक जीवन जीते रहिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए। लेकिन ये मेरा जो अनुभव रहा है बच्चों के साथ, क्योंकि मैंने कई सारे यंगस्टर को देखा है, बहुत बच्चे आए मेरे पास तैयारी करने के लिए, और मेरा जो उनके साथ अनुभव रहा है बड़ा बेकार रहा है इस मामले में। बेकार मतलब दुखद रहा है, मुझे दुख हुआ है। और बाद में वो सब मान गए कि आप सही कह रहे थे, लेकिन उस समय में वो समझ नहीं पाए, क्योंकि ये समय अलग होता है। जो अफेयर में पड़ा होता है उस समय में उसको समझाना बेकार है, उसके समझ में कुछ आता नहीं है, उसकी बिल्कुल बुद्धि भ्रमित हो चुकी होती है। मतलब भ्रमित तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसकी बुद्धि कुछ अलग ही दिशा में काम कर रही होती है, तो उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है, और इसकी वजह से कैरियर चला जाता है। आप कहोगे कि आपने अभी कहा कि 65 ठीक होने लग जाए तो सिलेक्शन हो जाएगा, हाँ, लेकिन वो एक कॉल आता है ना, इतने में वो 55 पे पहुंच जाता है। इतनी दिक्कत आ जाती है। एक कॉल आ जाता है, एक व्हाट्सएप मैसेज देख लेता है, वो व्हाट्सएप खोल के देखता है कि मेरी गर्लफ्रेंड नाराज है, या फिर गर्ल को लगता है कि बॉयफ्रेंड नाराज है, तो इतने में वो 65 से 55 पे आते हुए देखा हमने। 15 दिन पहले वो 65 आ रहे थे, 72 तक जाने लगा है बंदा, लेकिन अब 58, 57, 55 से ऊपर ही नहीं पहुंचता। हमने कहा क्या हो गया भाई, हमको तो लग जाता है ना, हम किसी का टेस्ट लेते हैं, फिर रिजल्ट पूछ रहे हैं, तो सर आज तो 57 ही है। क्यों, तुम तो 72 बताते थे, 69 बताते थे, 68 बताते थे, 67, 65 से नीचे तुमने आज तक कभी रिजल्ट ही नहीं बताया। पिछले 6 महीने से तुम ऐसे ही थे, अब एग्जाम आ रही है, 10 दिन बचे हैं, तो ये कौन सा डिप्रेशन, 57 कैसे हो गया। फिर हमारी फसल चौपट होते हुए लगती है, हमको लगता है कि इसमें गाय घुस गई है, इसमें भैंसा घुस गई है। इसमें खत्म है, चौपट है, खत्म। अब ये गया, इस साल तो कोई उम्मीद ही नहीं है। पेरेंट का फोन आता है, कैसा कर रहा है बच्चा, हमने कहा नहीं पहले तो ठीक कर रहा, आप तो बता रहे थे बहुत अच्छा, इस साल सिलेक्शन हो जाएगा। हमने कहा देखते हैं, अब एग्जाम ही बताएगी कि उस दिन क्या करता है, और फिर एग्जाम में भी कुछ नहीं। तो हमने ऐसे बच्चे देखे हैं कि फिर बाद में ब्रेकअप टाइप होने लगा उसका, और स्थितियां और खराब होने लगी, तो अगले साल तो वो आकर के परीक्षा से 10 दिन पहले एक तो टेस्ट देना बंद कर दिया, और परीक्षा से पहले आकर के बोलने लगा 10 दिन पहले, सर इस साल में एग्जाम न दूं तो चलेगा क्या। हमने कहा ये क्या, मतलब तुम उस साल लायक थे, 2018 में लायक थे, 2019 में लायक थे, तुम पता नहीं क्या कर रहे थे। तो हमको तो लग रहा था कि डन है, बस गेम खत्म, ये तो मैथ्स तो बहुत अच्छा लिखता है, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, इंटरव्यू में मार ले जाएगा बाजी, झंडे गाड़ देगा। हम तो पता नहीं क्या क्या दावा कर रहे थे, हमने पेरेंट्स को भी एश्योर कर दिया था। अब तुम पता नहीं क्या तोता पाल के बैठ गए बीच में, अब हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, हमारे हाथ में नहीं रहता। तो ये पेरेंट्स का दर्द है, गार्जियंस का दर्द है ये, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये सच्चाई है। अब ये अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना हुआ। अब आपकी जो शांति है, आपका जो चैन है, आपका जो पूरा कौशल है, और आपकी जो बुद्धिमत्ता है, आपने किराए पे दे दी दूसरे को। अब दूसरों के उस पर आप डिपेंड करते हो कि आपका दिमाग कैसा रहेगा, आपके हाथ में ही नहीं है, आपके हाथ में ही नहीं रहा, आपने दूसरे पे दे दिया। अब वो लड़की जो एक IRS बनी, वो शायद 13 या 2012 की बात है, यह भोपाल आकर के मुझे खास करके इस बीमारी का ज्यादा एहसास हुआ। पहले मैं जहाँ था और जहाँ मुझे ये इतना बड़ा झंझट नहीं लगता था, लेकिन यहाँ आकर के ऐसे ही बच्चे संपर्क में आए देखा, जो बिल्कुल एकदम हालत खराब है उनकी, और बिल्कुल एकदम तैयार। मुझे तैयारी बच्ची मिली, इतनी अच्छी हैंडराइटिंग, टू द पॉइंट लिखती है, फ्लो चार्ट बनाती है, ये करती है, वो करती है, और रटाई भी सब कर रखी है उसने, रट रखा है सारा का सारा, ऑप्शनल भी तैयार है, सब कुछ तैयार है। मुझे लगा कि ये तो मतलब मेरे लिए गिफ्ट है, मेरे को क्रेडिट मिलेगा कि मैंने इसको IAS बना दिया, लेकिन अब उसका तो पंगा कुछ दूसरा ही था। और वो बॉयफ्रेंड को बर्थडे पे गिफ्ट भेजा शर्ट का, तो उसको मिला नहीं टाइम पे, कुरियर वाले ने कहीं लेट कर दिया,
तो उसने बर्थडे वाले दिन बॉयफ्रेंड ने बात ही नहीं की, फोन ही नहीं उठाया उसका। तो उसने रोना धोना शुरू कर दिया। दूसरे दिन पढ़ने आई तो आंखें लाल लाल और सूजी हुई आंखें, और हमने कहा क्या बात है भाई? प्री पास किया हुआ, प्री का रिजल्ट आ गया, प्री पास हो गया, अब मेंस है तो मेंस की तैयारी करो। उसमें तो ऐसे रोने धोने का उसका कोई स्कोप ही नहीं होता, उसमें ज्यादा लेट परेशान हो ही नहीं सकते। तो 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, फिर हमने एक दिन पूछा टोक के, हमने कहा भैया ये क्या है, पढ़ाई करो, तुम बढ़ोगी कैसे? जब आते हो तब बैठे रहते हो, पढ़ती नहीं हो। उसने कहा नहीं सर ऐसा है। फिर उसने बताया प्रॉब्लम। अरे हमने कहा ये कोई प्रॉब्लम है? मैंने कहा बात करो उससे कि तुम, मैं आईएएस बनने जा रही हूँ, तुमको बनवाना है कि नहीं, क्या क्या मतलब है? ये कितनी बड़ी चीज है, तुम समझते भी हो कि नहीं है? कितनी बड़ी परीक्षा की तैयारी हो रही है, कोऑपरेट करो, तुम आईएएस के पति होगे अगर शादी होगी तो। कितना बड़ा सौभाग्य होगा तुम्हारा, आईएएस पत्नी मिलेगी तुमको, सौभाग्य है। अगर उसको अगर समझ में आती है तो बात करो उससे। तो उसको नहीं आई समझ में। अब मैंने कहा पक्का उसका कोई दूसरा रिलेशन होगा, कुछ न कुछ दुख, उसको समझ में ही नहीं आ रही है, वो तुमसे प्यार ही नहीं करता, झंझट ही कुछ दूसरा है। तो उसने कहा ऐसा है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा लाओ बताओ। मैंने वहां के एसपी को दिया ये वो, फिर ऐसे कुछ हमारे जो जुगाड़ तुगाड़ वाले थे, आइडिया का फोन था उसके पास, तो आइडिया वाले को दिया, ऐसा करके फिर वो निकाला। क्योंकि हम लोग तो निकाल लेते हैं, हम तो जॉब में रहे हैं, तो हमको सब पता है कैसे क्या निकालना। तो हमने सब उसके वो, तो फिर उसके सब निकाल दिए, रिलेशन वगैरह ये वो सब, ये यहाँ चैटिंग ये वो, वहां पर पता फलाना वलाना सब। उसने कहा अच्छा ये मतलब, मैंने कहा तो ये रो तुम्हारा कच्चा चिटा, अब तुम क्रॉस चेक करो अब तुम क्रॉस चेक करो, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रही। तो फिर इतनी अच्छी चीज समझ में क्यों नहीं आ रही है? उसमें दिक्कत क्या है? तो बोले मैं तो फिर 2 साल से बेवकूफ थी। मैंने कहा तो थे ही तुम बेवकूफ। और कोटा में बहुत लोगों का अफेयर होता है, कोटा जाते हैं ना इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए, वहां पर अफेयर होता है तो बहुत लंबा चलता है, कॉलेज तक चलता है, फिर पीजी तक चलता है, फिर वो आईएएस की तैयारी नहीं करता। अधिकांश बच्चे आईएएस में फिर वही आते हैं जो कभी न कभी कोटा गए थे। फिर हमने कहा लगता है कोटा फैक्टर है अब ऐसे ढेरों बच्चे हैं। मैं ये शेयर इसलिए कर रहा हूं आपसे कि बन ही नहीं पाएंगे आप। तो उस साल गया उसका, फिर उस साल फिर उसका रोने धोने में और उसी में निकला। मैंने कहा फिर रो लो अच्छे से इस साल, अब क्या कर सकते हैं, हमारी फसल तो खराब। अगले साल फिर उसने पूरा सब कुछ भूल भाल के, क्योंकि अब सब कुछ साफ हो चुका था, फिर तैयारी की तो वो इनकम टैक्स कमिश्नर बने। अब मुझे लगता है कि वो आईएएस डिजर्व करते थे उस साल वो आईएएस हो जाते। 1 साल फालतू चला गया और कोई मतलब ही नहीं था। और बाद में भी जाके आप आईआरएस में जाके फिर आपके अटेम्प्ट भी कंप्लीट हो गए और कुछ बचा भी नहीं था। तो ये मैंने एक ऐसी स्टडी इसलिए बताई कि ये बहुत बुरी हालत हो जाती है। आप अपनी दुर्गति, या तो आपका साथी समझदार होना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया आपका मित्र आपके लिए 1 और 1 11 की मदद करता हो, इतनी समझदारी उसमें होना चाहिए कि एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और हम उसमें कंट्रीब्यूट करें। ये एक हवन चल रहा है, हमारी आहुति भी होनी चाहिए, या तो उस स्तर का हो। कई लोग जो है वो कनिष्क कटारिया जो टॉप किया था वो बता रहा मेरी गर्लफ्रेंड ने बहुत मदद की है ना, तो या तो फिर ऐसा हो कि वो टॉप करा दे आपको, इतना मोटिवेशन आपको दे, आपको इतनी हेल्प करे आपको, और अगर वही हर्डल हो जाए तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है। तो फिर ये थोड़ा सा मैंने खुल के बात इसलिए की आपसे क्योंकि फसल चौपट होती है तो हमको दुख होता है, हमारे बच्चे असफल होते हैं। तो आपके गार्जियन हो सकता है इतने खुल के आपसे बात न कर पाए आपके संबंधों के बारे में, लेकिन मैंने खुल के इसलिए की क्योंकि मुझे पता है कि फिर आप भी पछताओगे। एक उम्र के बाद आपको भी लगता है कि आप बन जाते, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, लेकिन अटेम्प्ट तो लिमिटेड है। अभी भी जनरल के 6 अटेम्प्ट होते हैं, बहुत लिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं। कई बार 1 2 3 अटेम्प्ट तो आप ऐसे ही खराब कर देते हो ट्राई करने के चक्कर में, आपको पता नहीं होता। फिर जब गंभीर होते हो तब ऐसे लफड़े हो गए, फिर 1 आध अगले साल फिर और कुछ हो गया, तो ये तो गया काम से, फिर आप तो बाहर ही हो गए सिस्टम से, आप तो अब एग्जाम देने लायक भी नहीं बचे। तो ऐसे कैसे, या फिर किसी दिन आईआरएस बने या मेंस देने लायक बने, आप समझ में आ गया कैसे देना है, लेकिन तब तक अटेम्प्ट नहीं है। ऐसे कई लोग शिकार हो जाते हैं इस चीज के। तो जीवन को थोड़ा गंभीरता से समझो, ये सब चीजें आनी जानी है। अगर मिला है, बहुत छोटा जीवन है, संक्षिप्त है, इसको किसी के चक्करों में मत डालो।
ना रिश्तेदारों के, ना दोस्तों के, ना गर्लफ्रेंड के, बॉयफ्रेंड के। इनको उस तरह से मत डालो। गंभीरता होनी चाहिए, रिश्तों की गंभीरता होनी चाहिए, लेवल होना चाहिए। आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उस लेवल पे होना चाहिए। और अगर बुरी आदतें ड्रिंक करने की है, पार्टियां करने की है, फिजूल खर्ची करने की है बहुत ज्यादा, तो वो भी तनाव लेके आएगी। देखिए फिजूल खर्ची भी एक बहुत खतरनाक तनाव है, क्योंकि लगातार आपको फिर पैसों की जरूरत पड़ती है। जो लोग बचत करते हैं, सेविंग की आदत डालते हैं, उनका मल्टीप्लाई होता रहता है। बचत पे ब्याज भी मिलता है और वो बचा हुआ रहता है, तो उसमें और बचाने की इच्छा होती है तो आदमी और कंट्रीब्यूट करता है। किसी के बैंक में 35,000 रुपए रखे हुए तो वो उसकी इच्छा होगी कि 40 हो जाए, 45 हो जाए। और कर्जा मिल गया कहीं से लोन 35,000 का, तो उसको लगता है 60,000 का भी कर्जा हो जाए तो क्या दिक्कत है। मतलब 35 का चुकाना है तो 60 चुकाएंगे। तो वो फिर कर्जे पे कर्जा लेना चाहता है और लोन पे लोन उठाएगा और रिश्तेदारों से भी ले लेगा, दोस्तों पे। एक और हर्डल मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा। अगर आपने बहुत सारे लोगों से पैसे ले लिए, रिश्तेदारों से पैसे ले लिए, दोस्तों से कर्जा कर लिया, फिर आप IAS की तैयारी नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल, क्योंकि आपका जो उधार है वो बहुत महंगा पड़ता है आपको, वो आपको परेशान करता है, वो आपको कंसंट्रेट करने ही नहीं देता। फिर कई चीजें घर वालों से छुपा के उधार लिया है तो फिर आपको लगता है कहीं रिवील ना हो जाए, कहीं पता ना चल जाए कि हमने इससे उधार ले रखा है। और कहीं बहुत बड़ा बजट है तो आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, क्योंकि आप कुछ काम नहीं करते। इसमें तो क्या है, कंसंट्रेशन बहुत हाई लेवल का चाहिए। सिविल सर्विसेज की तैयारी में फुल टाइम चाहिए, आपका थोड़ा सा भी ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जिस दिशा में तैयारी कर रहे हो, अगर आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है, किसी का फोन आ रहा है, देखिए आप फोन फिर बंद भी नहीं रख पाएंगे अगर आपने कर्जा लिया है तो, क्योंकि वो फोन करेगा तो वो फिर चढ़ाएगा आपके ऊपर, वो आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो आप चाहोगे कि नहीं सबसे पहले सूचना मुझे ही मिले जब भी वो कॉल करे, क्योंकि फिर वो तो ट्राई करेगा ना कि ये फोन नहीं उठा रहा है तो घर तक पहुंच जाएगा ना। तो इसलिए आप फोन चालू रखोगे, फोन चालू रखोगे तो अनावश्यक बहुत सारे फोन फिर उठाने पड़ेंगे आपको। फोन चालू रखने से भी 1000 नुकसान है। फोन यदि आपका बिल्कुल आपने स्विच ऑफ नहीं किया है या साइलेंट नहीं किया है तो उसके बहुत नुकसान है। साइलेंट करके पढ़ना पड़ता है आपको फोन को। लेकिन आपने कर्जा ले रखा है या लड़की का पंगा है, लड़के का पंगा है, तो फिर आपको ओपन रखना पड़ेगा उसको, नहीं तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा नुकसान। आप कहोगे इससे क्या होता है? अरे एक फोन पे आप बात करके आते हो, उसके बाद आप घंटों तक सेट नहीं हो पाते, एक अलग प्रकार की विचारधारा में चले जाते हैं। वो जो बात होती है, उस जिस संदर्भ में बात हो रही है, वो सारी उसी दिशा में हमारा दिमाग चलता है और वो घंटों चलता रहता है। तो हम लोगों को बंद करना चाहिए, ये जितना भी डिस्ट्रैक्शन है ये सब खत्म करना चाहिए। तो सबसे पहले जो लोग तैयारी ईमानदारी से करना चाहते हैं, मैं आप सबको सफलता होते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग यदि ईमानदारी से तैयारी करना चाहते हैं तो इन सारी कमियों को दूर कीजिए। शारीरिक है तो मैंने बताया क्या क्या करना है, भोजन की गुणवत्ता सुधारिए, प्रोटीन डाइट लीजिए, व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा शुरू कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, टैबलेट लीजिए, मल्टीविटामिन खाइए, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये सारी चीजें तो आपको शारीरिक तौर पे करना है। स्टडी मटेरियल जुटाइए, अच्छे सोर्स रखिए, अच्छे रिसोर्सेज यूज कीजिए इंटरनेट का। ये कमियां आप यहाँ से दूर कीजिए। फिर आपको बताया कि रिश्तेदारों को बोल दीजिए हम तैयारी कर रहे हैं, कुछ समय तक आपसे नहीं जुड़ पाएंगे, आप बुरा मत मानिए, लेकिन हम एक दिन कुछ बन के आएंगे, आपके बहुत काम आएंगे और आप भी गर्व करेंगे कि हमारा रिश्तेदार इतना अच्छे स्थान पर पहुंचा। किसी को नाराज करने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट बता दीजिए। दोस्तों से कहिए दोस्त अब हम जो है नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आपका रास्ता अलग है, हमारा अलग है, और हम जिस रास्ते पे निकले उसमें ये सब संभव नहीं है, इतना रोज रोज मिलना और बात करना। रिलेशन में है कोई तो रिलेशन वालों को बताइए उनको कि हमारा अगर फ्यूचर परिवार अगर अच्छा बनना है और हमको अगर इसको शादी के अंजाम तक ले जाना है तो फिर हमारा जिंदगी अच्छी होनी चाहिए और उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसमें सहयोग करूँ। अगर वो गंभीर होंगे और वाकई में आपको चाहते होंगे तो मदद करेंगे, नहीं तो फिर समझो ये सब ड्रामा है या फिर वो टाइम पास है। तो ये तो फिर वैसे भी आगे तक चलते रहने देने का कोई तुक नहीं है, क्लियर हो जाएगा। और फिर मैं अंत में आपको बता रहा हूँ कि उधार है तो कहीं से अच्छे से कर्जा लो किसी ढंग के आदमी से जो आपको 2-3 साल परेशान ना करे, और उसको कह दो कि भाई मैं कुछ बन जाऊंगा, तुमको निश्चित रूप से चुकाऊंगा, लेकिन ये मेरी रोज रोज की झंझट है 3-4 जो मुझे रोज परेशान करते हैं, मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ।
तो उसको खत्म करो, कहीं और तो कोई तरीका नहीं है। सहायता मांगो, घर वालों को नहीं बता सकते तो हिम्मत करके बताओ, लेकिन मुक्ति पाओ तो फिर आप पढ़ाई कर पाओगे। तो युवाओं की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हिडन होती हैं, जनरली युवा खुल के बात नहीं करते उसके ऊपर, लेकिन मैं युवावस्था से कभी बाहर ही नहीं आ पाया क्योंकि मैं स्टूडेंट था, फिर पढ़ने लगा, फिर कंपटीशन की तैयारी, फिर हमेशा रोज नए बच्चों से संपर्क, और फिर हमेशा पढ़ाता रहा हूं। तो मैं युवाओं के बीच में ही रहा हूं, मैं कभी बुजुर्गों के बीच में रहा ही नहीं, और युवाओं से ही बात करता हूं और खुद को भी युवा ही समझता हूं। मैं 48 साल का हूं, मेरा बच्चा भी 22 साल का हो गया, लेकिन मैं अभी भी बच्चों की भाषा बोलता हूँ। जो खास करके कॉलेज में आते हैं ना नए बच्चे, 12वीं पढ़ने के बाद जो कॉलेज में आते हैं, उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा संपर्क में रहता हूँ। और ग्रेजुएट्स के साथ, जो अभी आईएएस की तैयारी करते हैं, उन ग्रेजुएट्स के साथ रहता हूँ। तो मैं उनके साथ रहता हूँ तो मेरी सोच, जो समझने की क्षमता और वो जो उनकी प्रॉब्लम को समझने की क्षमता बिल्कुल बहुत विकसित हो चुकी है, क्योंकि काफी साल हो गए, 25 सालों की प्रैक्टिस, ये 25वां साल है मेरा। उससे पहले मैं पीएमटी वालों के कांटेक्ट में था, पीएमटी चला करती थी, मेडिकल टेस्ट, अब तो नीट होता है, लेकिन मैं मेरे पढ़ाए हुए कम से कम 200 डॉक्टर होंगे, 200 डॉक्टर बने होंगे, मतलब मेरे स्टूडेंट्स। तो उस जमाने में तो मेडिकल की सीट्स भी बहुत कम थी, 700 सीट्स कुल थी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में। उस जमाने में मैं पढ़ाता था और बच्चे निकलते थे, सिलेक्शन होता था। तो वो सारा अनुभव अगर आप उठा करके देखेंगे तो 27 साल का अनुभव चला जाएगा, 27-28 साल का अनुभव इस रूप में चला जाएगा, क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र में ये सब पढ़ाने लगा था, है ना। 21 साल की उम्र में मैं अच्छा खासा कमा लेता था, 50,000 रुपये महीना कमा लेता था। जब मेरे पिताजी की इतनी सैलरी नहीं थी, तब भी मैं अच्छी खासी सैलरी मतलब अपना कोचिंग से अर्न कर लेता था। लेकिन हम लोगों ने इसको व्यापार कभी नहीं बनाया, पूरी तरीके से व्यापार नहीं बनाया कभी भी। हमेशा इसमें गुंजाइश रखी कि हम इसके माध्यम से कुछ कल्याण कर सकें, कुछ बच्चों की मदद कर सकें। इसलिए आपको मेरी सलाह माननी चाहिए। तो आज कितने लोगों को ऐसा लगा होगा कि ये हमारे इर्द गिर्द की बात है, हो सकता है नहीं भी हो, आप लोग इन सब समस्याओं से ग्रसित नहीं हो, तो फिर तो इसी साल सफलता मिलनी चाहिए या 1 साल में मिलनी चाहिए। लेकिन अगर इन समस्याओं से अगर आप ग्रसित हो तो इनसे बाहर निकलो, क्योंकि अदरवाइज जो है वो कुछ मिलना जाना कुछ नहीं है। मैंने आज ग्रुप में भी डाला, कई बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, कितने होंगे, 4000 है, कितने 3 है, हाँ 4000 बच्चे ग्रुप में। लेकिन हमारे वीडियो के व्यूज 1000 ही होते हैं तो हमारे ग्रुप के बच्चे ही देख ले तो 4000 तो वैसे ही हो जाने चाहिए। तो इसका मतलब है कि वो फालतू ही बने हुए हैं ग्रुप में, तो क्या मनोरंजन के लिए बने हुए हो, ये डालते हैं अखबार का कुछ कटिंग डालते हैं, या हम लोगों को ग्रुप नहीं चाहिए। हमको क्या करना, हमको चुनाव थोड़ी लड़ना, लड़ लिए हम चुनाव, हार भी गए अब हमको नहीं लड़ना, हम लोगों को सबक मिल गया कि राजनीति नहीं करना, राजनीति करने लायक नहीं है देश, बहुत बेकार स्थिति है राजनीति में। तो हम तो कोई अब उसका ग्रुप का कोई यूज नहीं हमारे लिए। हमारे लिए यूज यही है कि हम आपको समय समय पे जानकारी देते रहें, और आप हमारा वीडियो कभी रिलीज होगा तो आप नहीं भी आते हो या तो आपको पता चल जाएगा कि आज वीडियो रिलीज हुआ है, तो आप उसको देखो, उसमें जो निर्देश दिए गए उसका पालन करो, अदरवाइज ग्रुप खाली करो। क्या मतलब है फालतू का। हम लोगों को भी कॉन्फिडेंस बना रहता है कि हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट हैं और इतने लोग हमारे ग्रुप में जुड़े हुए, लेकिन काम के तो है नहीं, कोई मतलब नहीं है उनका। ना तो खुद बनोगे ना फालतू और किसी को कहोगे कि हम इस ग्रुप में और सर से वो लेते हैं, हमारी बदनामी होगी। तुम होते तो हो नहीं तो सीखते क्या हो वहां से, हमारी बदनामी होगी, है ना। तो अकर्मण्य लोगों का कोई स्थान नहीं है, ध्यान रखें, कर्म कीजिए और जो बताया जाता है उस होमवर्क का पालन कीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल भी कठिन चीज नहीं है सिविल सर्विसेज, मैं बता रहा हूं। बस ये हर्डल्स जितने भी इनको दूर कर लीजिए, बिल्कुल सरल चीज है। हाँ, लेकिन एक चीज है जो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ लोग 35 पे है, उनका 45 पे पहुंचना बहुत जरूरी है। अभी मैं कुछ लोगों को बोल रहा था कि 1 साल में 35 से 45 पे पहुंच जाओगे, लेकिन कुछ बच्चों को मैं देख रहा हूं कि वो भी 35 से 38 पे पहुंचे हैं, 39 पे पहुंचे हैं 1 साल बाद। तो ऐसे कुछ बच्चों के प्रति थोड़ा सा मेरे को दिक्कत है। दिक्कत ये है कि बहुत ही कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है। नींव इतनी कमजोर है कि आपने 11th 12th में 9th 10th में कुछ पढ़ाई नहीं है।
कॉलेज के टाइम बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, आप वही बीएनबी वाली 20 क्वेश्चन लेकर के बीए कहीं से कर लिया या तो, और बस उससे पास हो गए और सेकंड डिवीजन भी हो गया, फर्स्ट डिवीजन भी हो गया, कई बार बन जाता है, लेकिन कुछ भी। अब ऐसे बच्चों का क्या करें? तो थोड़ा सा यहाँ चिंता का विषय होता है, बहुत चिंता होती है ऐसे बच्चों की। कई बच्चे जॉब से छुट्टी ले लेते हैं, हमारे कहने से जॉब से छुट्टी ले ली कुछ बच्चों ने कि LWP ले लिया, विदाउट पे हो गए। ऑफिस से नोटिस भी आते रहते हैं, आपकी नौकरी चली जाएगी तो तुरंत ऑफिस आ जाओ, नहीं तो ये कार्रवाई होगी तुम्हारे खिलाफ, वो कार्रवाई होगी। और इधर 35 से 40 क्रॉस नहीं कर पाते, एक साल हो गया विदाउट पे रहते हुए, यानी कोई पेमेंट नहीं मिलता, नौकरी लगी हुई है। अगर नौकरी पे जाएंगे तो 50,000 सैलरी आ जाएगी हर महीने, लेकिन वो जाते नहीं, और नौकरी पे तलवार लटकी पड़ी है, घर वालों का प्रेशर है, और इधर 35 से 40 से ऊपर नहीं पहुंच पाते, और हम कहते हैं कि 35 से 45 एक साल में हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन तो होगा कहां पर? 65 पर। और वो 65 पे कब पहुंचेगा? है ना चिंता की बात। तो ऐसे में फिर हमको चिंता होती है, तो कई बार तो हमारी इच्छा होती है कि हम उसको फोन करके बोल दें कि भैया जो नौकरी लगी हुई है उसी को ज्वाइन कर लो, IAS वाईएस तुमसे नहीं होना, क्योंकि बहुत कठिन काम है। और अभी अच्छी खासी नौकरी लगी, 50,000 रुपये आ रहे हैं, उसको लो और काम करो, और पार्ट टाइम पढ़ते रहो, कभी हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये रिस्क मत लो। लेकिन हम नकारात्मक निराशावादी व्यक्ति नहीं है, हम ऐसे बच्चों को भी हिम्मत बंधाते हैं, पता नहीं कब लगन लग जाए, किस दिन लगन लग जाए और उसका दिमाग खुल जाए और वो पढ़ने लग जाए और 1 आध साल में IAS निकाल लें। हालांकि चमत्कार होते नहीं, मैं बता रहा हूँ, मिरेकल नहीं होते, आप पहुंचेंगे ग्रेजुअली। लेकिन 1-2 बच्चे हमने देखे कि वो 35 से 65 पहुंचने में 1 ही साल लेते हैं, 3 साल नहीं लेते। ऐसे भी 1-2 बच्चे हमारी निगाह में आए। तो ऐसे बच्चों के पीछे कुछ चोट थी। क्या चोट थी? उनके उस बच्चे के हाथ में उसके पिता के प्राण निकले थे, तो उसने कुछ वादा कर लिया था मन ही मन अपने पिता से, क्योंकि उसके हाथ में ही उसके पिताजी के प्राण निकले, और वो जिन लोगों की वजह से उनके प्राण निकले वो उनको सबक सिखाना चाहता था। तो आग बहुत जबरदस्त होनी चाहिए उसके लिए, चिंगारी अंदर धधकने वाली हो, तो वो फिर गजब का सल्टेटरी जंप करता है। वो उसका जंप बिल्कुल अलग होता है, रिदमिक नहीं होता। वो फिर वो इस रिदम में नहीं रहता, वो उस ग्रेजुअल उस प्रोसेस में नहीं रहता। फिर वो निपटाना चाहता है, पूरा फाइल निपटाना चाहता है। तो पिता जो मरे उसके हाथ में, मैंने देखा भाई तुम्हारा तो इंस्पिरेशन कुछ गजब का ही लगता है, मतलब क्या तुमने तो मेरी थ्योरी फेल कर दी, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, तो 3 साल का प्रोग्राम 1 ही साल में कंप्लीट, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? मुझे सर प्रॉब्लम मेरे साथ ये हुआ कि मेरे पिता जो मेरे हाथों में गए, तो मैं वो सीन नहीं भूल पाता, तो मुझे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे नींद में वो सीन आता है और मैं उसी से मैं उठ बैठता हूँ, उसके बाद नींद ऐसी गायब होती है, नींद आती नहीं। तो बड़ी मुश्किल से 4 घंटे सो पाता हूँ मैं, सोता हूँ और वो सीन आ जाता है, मुझे उठना पड़ता है, और वो सीधा किताबों के पास ले जाता है। और उसके बाद जब मैं कोई पढ़ता हूँ तो मेरे पास सेकंड टाइम रिपीट करने का या रिवीजन करने का टाइम नहीं होता, तो मैं किताब से यही कहता हूँ कि मेरे को एक ही बार पढ़ना है, एक ही बार में तुमको याद होना है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत फाइल निपटानी है, बहुत सारी, मुझे बदला लेना है। तो फिर मोटिवेशन का लेवल, तो फिर क्या, फिर आपको क्या आपके परिवार में से किसी को बलिदान देना पड़ेगा तब जाकर के होंगे? नहीं, मैंने आपको कहानी सुनाई, इसी को कुछ मोटिवेशन ले आओ, कुछ करो, ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। तो या तो आप कृत्रिम वातावरण बनाओ वैसा, तो फिर कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, पर इसको चमत्कार नहीं कहेंगे, इसको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का समन्वय कहेंगे। ये दरअसल दोनों को आपने जोड़ दिया, हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क से जोड़ दिया, और आपने समय को कम कर लिया। ये भी कर सकते हो, आपके पास है ऑप्शन, है
एक दो और केस हैं ऐसे जिनकी स्टोरी सुनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन उनके अंदर भी था। पिता की गरीबी थी और गरीबी इतनी थी कि वो बड़े अपमानित होते थे, हर जगह उनको वो झेलना पड़ता था। उससे परेशान होकर के बच्चे ने संकल्प लिया, उसने कर दिया, कर दिखाया। उसको आगे लगते थे कि पिता काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और पर रिजल्ट कुछ नहीं है, वो गरीबी दूर ही नहीं कर पा रहे हैं और अपमान बहुत होता है। मैं अपने पिता को लंबे समय तक अपमानित नहीं होते हुए देख सकता, मुझे उनका अपमान समाप्त करना जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। ऐसे लोग भी कर जाते हैं। तो कहीं ना आग होती है, आग होती है। आप नौकरी कर रहे हैं, किसी अधिकारी ने आपको हड़का दिया, सबके सामने कुछ भी बोल दिया, मूर्ख बोल दिया, बेवकूफ बोल दिया, आपको आग लग गई, भाड़ में जाए नौकरी। मैं बताता हूं तेरे को अधिकारी क्या होता है। ऐसे लोग भी बन जाते हैं। तो चोट खाए हुए लोग बहुत जल्दी बनते हैं। अब चोट नहीं लगी तो जबरदस्ती सिर तो नहीं बिड़ा सकते ना, तो फिर आपको कृत्रिम चोट लगानी है, आपको महसूस करना है। महसूस करो, कुछ महसूस करो, कुछ कैसा ऐसा मेटावर्स बनाओ कुछ। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। मेटावर्स का जमाना है ना अब तो हम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अब ऐसा कोई नहीं कि मोटिवेशनल मूवी देखो या किसी का लेक्चर सुनो और ऐसा करो वैसा करो, ऐसा नहीं। अब देखो थोड़ा सा, अब आप बड़े हो गए हो तो गंभीरता से लेना सीखो इसको, चीजों को। आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कृत्रिमता की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आर्टिफिशियल आप एटमॉस्फेयर बनाओगे अपने चारों तरफ, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई आपको नहीं कह रहा है तो भी कई लोगों के घर पे बोल देते हैं कि देखो बेटा अपने तो बन जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ी कोशिश करो तुम और बन जाओ। तो हम तो ये भी नहीं कह रहे कि बन जाओ, तुम तुम्हारी इच्छा है तो तुम कोशिश कर लो। कई लोग तो इस तरह से बात करते हैं, तो उन लोगों की तरफ से वही टेलविंड नहीं मिलेगा उतना, क्योंकि उनके यहाँ कोई प्रोग्राम होगा तो वो जाके रहेंगे। अब लड़कियों के तो क्या होता है कि मदर चली जाती ना, आपको नहीं ले जा रहे तो भी पीछे सारा काम छोड़ जाते हैं, तो फिर वो आपको करना पड़ता है, तो वो टेलविंड नहीं होता, वो हेडविंड ही हो जाता है, क्योंकि सहयोग तो मिल नहीं पाता है और वो तो चले जाते हैं। तो मैं एक और बच्चे थे, उसकी माता भी यही बोलती थी कि हमारी बच्ची का, जब मैंने शायद आपको पहले शेयर भी किया, वो मुझे यही कहते थे कि सर अगले साल तो मैंने तय किया है कि मैं बच्चे के खाना बनाऊंगी और यहीं भोपाल में इसके साथ ही आके रहूंगी। अगले साल तो मैं ऐसा करने वाली हूँ। और अभी तो सर इंदौर में एक शादी है सर, मैं इसको ले जाऊं। मैंने कहा अभी तुम ले जाओ, मतलब इस साल भी तो एग्जाम है। हाँ बोले पर सर इस साल इसका सिलेक्शन होना चाहिए। मेरे को बोलते सर इसका सिलेक्शन इस साल होना चाहिए, आप पढ़ा रहे हो ना इसको, इसके आप यहाँ कोचिंग कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ कोचिंग तो कर रही है, लेकिन इस साल सिलेक्शन होना चाहिए सर इसका। इसके पापा ने कहा इसका सिलेक्शन। इसके दादाजी भी सर वो बहुत 80 साल के हो गए, इसकी शादी करनी है और वो कभी भी मर सकते हैं, मतलब लुढ़क सकते हैं, तो उनके रहते रहते होना चाहिए। तो हमारे पास टाइम नहीं है। और ये इस साल इसके पिताजी ने कह दिया कि इसी साल होगा इसका सिलेक्शन। मैंने कहा अभी आप कह रहे थे कि अगले साल आप आएंगे और इसके लिए खाना बनाएंगे और यहाँ रहेंगे, और अगले साल से किसी शादी में नहीं जाएगी, लेकिन इस साल तो मेरे साथ जा रही है 3 दिन के लिए। हमने कहा तो फिर अगले साल ही होगा ना सिलेक्शन, तो इस साल क्यों होगा? तो फिर उस साल नहीं हुआ उसका। अगले साल वाकई में उसकी मम्मी आई और उसके लिए खाना भी बनाया और यहाँ रही और उसने खूब पढ़ाई की और किसी शादी में नहीं गए, कुछ नहीं किया। उस साल उसका सिलेक्शन हो गया। उदाहरण समझ में आ गया आपको? कई लोग हमसे तो आउटपुट मांगते हैं, आपके यहाँ कोचिंग कर रही मतलब रिजल्ट ये इस साल आना चाहिए, हम गंभीरता अगले साल रखेंगे। तो जिस साल गंभीरता रखोगे, जिस साल सारा त्याग करोगे, तो मैंने एक फुल फॉर्म बताया था, पेशेंस, सेक्रीफाइस एंड कंटिन्यूटी, पीएससी का फुल फॉर्म बताया था आपको। ये 3 वर्ड यूज कर लो। धैर्य रखना पड़ता है, वही 35 से 45 पे पहुंचने का धैर्य भी रखना पड़ता है। हर व्यक्ति का एकदम 65 नहीं पहुंच जाता, धैर्यता पूर्वक पहुंचता है। अब आप तो कहोगे कि अभी तो 38 ही हुआ, पता नहीं कब 65 होगा, सर तो ऐसा बोल रहे थे वैसा बोल रहे थे, मेरा तो हो नहीं रहा, ये बाहर में जाए ये सब हो, तो फिर नहीं होगा। फिर वो तो अपना उम्मीद छोड़ के भाग गया, तो रण छोड़ दास हो गए वो।
उनका कुछ नहीं हो सकता। सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। अभी मैंने इतने सारे सेक्रीफाइसेस गिनाए आपको, कितने तरह के त्याग करने पड़ते हैं। त्याग करना पड़ता है, आराम का त्याग करना पड़ता है। आप जिस कंफर्ट जोन में हो उसको त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। ये हम सबने भी किया, आपको भी वही सलाह दे रहे, हमने भी किया। हम तो आज भी कर रहे हैं। अब मुझे क्या है, मैं अच्छा खासा 6-7 लाख रुपया एक महीने का कमाता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। अब तो मैं सो सकता हूँ, लेकिन मैं आपके काम का ही नहीं रहूंगा अगर मैं सोने लग गया तो। इसलिए मैं आज भी 10-12 घंटे पढ़ता हूँ, संपर्क में रहता हूँ किताबों के, कुछ न कुछ आप लोगों के लिए PDF बनाता रहता हूँ, कुछ न कुछ करता रहता हूँ, नोट्स अपडेट करता रहता हूँ, क्लास में पढ़ाने के लिए कुछ पढ़ता रहता हूँ। 10 से 12 घंटे स्टडी में मैं रहता हूँ रोज। मेरी कोई फैमिली लाइफ नहीं है, एक रिलैक्स वाली लाइफ ही नहीं है। सैटरडे संडे मैंने आपकी क्लास के लिए यहाँ जिम्मा लिया हुआ है, तो अभी मेरे यहाँ रिश्तेदारों में शादियां है और मुझे बुला रहे हैं, तो मैं तो जा सकता हूँ ना। अभी 48 साल का हो गया, अब मुझे क्या करना है। अब मेरा थोड़ी एग्जाम होने वाला है, मुझे आइए नहीं। मैंने कहा नहीं, मेरे यहाँ सैटरडे संडे को मैंने बच्चों से वादा किया हुआ है कि मैं आपकी क्लास लूंगा, तो मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता। तो मैं इस क्लास के चक्कर में उनका सब बंद कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, हमारे यहाँ से किसी दूसरे को बुला लो, जो आ सकता है उनको बुला लो, और कोई भी ना आए तो अपना कर लो। अभी कोरोना में भी तो किया है लोगों ने, बिना किसी के अंतिम संस्कार भी हो गए, सब हो गए। कुछ भी जरूरी नहीं है, कोरोना ने तो सिद्ध कर दिया कुछ भी जरूरी नहीं है। कोरोना में तो हुआ ना, ये सब प्रैक्टिस भी हो गई, लोगों को आदत भी हो गई कि कई लोग नहीं आते हैं। अकेला दूल्हा गया बाइक पे और बारात के पे दुल्हन को बिठा लाया, ऐसे भी तो फोटो देखे आपने, नहीं देखे? मैंने फेसबुक पे देखा, वो गया बाइक पे अकेला ही गया और वहां उन्होंने शादी कर दी और दुल्हन बिठा दी पीछे और आ गए। दहेज भी नहीं बांध सकते कुछ ज्यादा, मोटरसाइकिल दहेज का झंझट भी नहीं, तो तुम सामान दोगे तो भी हम ले जा नहीं पाएंगे, तो दहेज का भी झंझट खत्म। ज्यादा से ज्यादा उसमें बाइक में पेट्रोल डलवा दो, पेट्रोल पंप खुला हो तो, नहीं तो वो भी दूल्हे को ही डलवा के ले जाना पड़ेगा वापस आने का भी, छोटी जगह तो ऐसी ऐसी शादियां हुई है, ऐसे ऐसे ये हुआ है। अब तो सिद्ध हो गया है कि कोई जरूरी नहीं है, कोई ईश्वर भी नाराज नहीं होता, ग्रह नक्षत्र भी नहीं होते, मंगल गुरु भी इधर उधर हो जाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मुहूर्त नहीं होता है तो भी फर्क नहीं पड़ता। पहले ये पूजन होना चाहिए, उसके बाद ये पूजन, ये भी कोई जरूरी नहीं है। अंतिम संस्कार में लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं होना चाहिए, कोई नहीं। मुसलमान भी कर रहा है हिंदू का अंतिम संस्कार, और वो जो सफाई कर्मी होते थे, स्वीपर होते थे, वही कपाल क्रिया कर रहे थे। कपाल क्रिया भी कहाँ हो रही थी, सब फोड़ फाड़ के पता नहीं फेंक दिए सब इधर उधर, और कहाँ किसका हुआ, क्या हुआ, किसकी अधजली लाश थी, क्या था, ढेर लगा दिया। आप ढूंढ ही नहीं सकते। भयंकर अफरा तफरी थी, रिलीजियस केओस था, एक तरह का सोशल केओस था, सब तरह का केओस था। क्या नहीं था इसमें बताओ। तो अब आप इससे शिक्षा लो थोड़ा सा। बहुत संक्षिप्त जीवन है हमारा, कोरोना ने तो बिल्कुल प्रूव कर दिया, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा था कि ये जो दिख रहा है, कई लोग आपको 2-3 महीने तक नहीं दिखे होंगे तो शंका होने लगी होगी कोरोना में कहीं चले तो नहीं गए। मैं जिम शुरू किया, मैंने अभी जिम किया, बहुत दिनों बाद शुरू किया, तो एक जो रेगुलर आता था जिम में, और मेरे से हाथ भी मिलाता था और हमेशा हाई करता था, वो उसकी एज थी करीब 45 के आसपास, तो उसके साथ वाला दिखा, वो दिखा नहीं, वो 2 लोग एक साथ आते थे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा वो कहा तो बोले नहीं सर वो ठीक है, उनको कोरोना जरूर हुआ था लेकिन वो ठीक है और घर पे योगा वोगा करते, अभी जिम आएंगे बाद में वो, मतलब। फिर मैंने कहा है ना, मतलब पूछना पड़ा उससे, तो गायब होने लगे लोग। बहुत सारे लोग चले गए, बहुत बड़ी संख्या चली गई, तो हम लोग बचे हुए हैं, सौभाग्यशाली है। तो आगे कुछ कर ले, हमारे हाथ में है। हम लोगों को मौका मिला है कि हम इतनी अच्छी परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं, लेकिन मैंने अभी आपको बताया है कि केवल तैयारी करते रहने से नहीं होगा, क्वालिटी उसकी ऐसी होनी चाहिए जो फिजिकल प्रोग्रेस आपको दिखनी चाहिए उसकी, और वो आपको दिखनी चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि सर आपको नहीं मालूम, मतलब आप नहीं जानते, आप नहीं समझ सकते इन सब चीजों को। हम लोग तो बहुत डीप में चले गए तैयारी करते करते, तो फिर पता नहीं आप कहाँ चले गए। हमको समझ में आनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि हमको समझ में, हमको तो आएगी आपके, मैंने कहा ना आपके माथे पे फ्लैश करता है, वो एकदम दिखता है। वो जो होता है ना टीवी पे आता है कि 50% छूट, एकदम ऐसे फ्लैश करता है,
वैसा दिखता है कि ये बनने जा रहा है इस साल। कैसे दिखता है? वो बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है। पढ़ाई रोम रोम में उतरती है आपके शरीर में, कोशिकाओं में, टिश्यूज में पहुंचती है एक तरह से, वहां माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे जाती है, वहां मेमोराइज होता है और फिर वो रिफ्लेक्ट होता है बॉडी से। तो नपातुला व्यक्तित्व बनता है। तभी तो आप देखते हो कि जो आईएएस होते हैं वो बहुत मैनेज्ड होते हैं, बहुत वो होते हैं। वो बाद में जाके थोड़ा उसके चक्कर में फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे लेवल गिरता जाता है, अपना चरित्र खो बैठते हैं। तो जो लड़की का लेवल होता है, जिसके साथ लड़के इन्वॉल्व होते हैं आईएएस, वो फिर उसके लेवल के हो जाते हैं, उस लड़के के लेवल के। वो पैसा मारने के लिए आई है, वो सोचती है कि आज हाथ मार लूं, इससे 5 लाख वसूल लूं, इसका कोई वीडियो बना लूं, तो उसके जैसी मानसिकता फिर उसमें घुस जाती है, तो वो उसके लेवल का आदमी बन जाता है। ड्रिंक करते हैं दोस्तों के साथ, और ये तो उठाई गिरे टाइप के दोस्त होते हैं, तो वो उठाई गिरा बन जाता है फिर वो आईएएस। तो बहुत गिरे हुए आईएएस हैं अभी, बहुत सारे ऐसे बिल्कुल एकदम घटिया है। मतलब मैं तो बात करना पसंद नहीं करूंगा उनके कैरेक्टर से, उनकी हालत बहुत ही घटिया, एकदम वाहियात किस्म के। मतलब उसके बजाय तो मैं चाय का जो ठेला लगाता है या समोसा बनाता है, उससे हाथ मिलाना भी पसंद करूंगा, उससे बात करना पसंद करूंगा। आईएएस से बात करना बहुत ही घटिया है। मतलब आप उनके कारनामे देखो 24 घंटे के, तो ऐसा लगे कि इससे घटिया आदमी नहीं हो सकता। बहुत वाहियात, बेहुदा लोग। तो केवल बनना सब कुछ नहीं होता है कि कोई बन गया तो उसके पीछे अच्छे लोग जो है चक्कर काटेंगे, फिर वो अवसरवादी लोग चक्कर काटेंगे, बदमाश लोग काटेंगे, जिनको काम कराना है, दलाल ठेकेदार टाइप के, है ना, पॉलिटिशियन भी वही पार्षद टाइप के, और वो अच्छे पॉलिटिशियन उनको घास नहीं डालते, जो समझदार होते हैं वो नहीं। तो घटिया किस्म के पॉलिटिशियन चक्कर में पड़ते हैं। तो कैरेक्टर भी संभाल के रखना है, लेवल भी अपना बरकरार रखना है, पढ़ाई भी करनी है, और इन कमियों को भी, लीकेजेस को भी बंद करना है, और इंटेंसिटी बढ़ानी है। आपकी इंटेंसिटी कम है तो उसको इंक्रीज करिए। इंक्रीज करने के साथ यदि फीवर आता है तो मैंने कहा व्यायाम करिए और सुधारिए, मल्टीविटामिन खाइए, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपको लगता है 8 घंटा पढ़ रहे, 10 घंटा पढ़ेंगे तो बुखार आ जाएगा, तो ठीक करिए, बुखार नहीं आना चाहिए 10 घंटे में। फिर 12 घंटे करने की कोशिश कीजिए, 10 से 12 घंटे, क्योंकि समय तो बहुत कम है। और आप सोच रहे हैं कि अभी हम 20 साल के हैं, बहुत नहीं, कब 25-26 के हो जाओगे पता नहीं, इतनी आसानी से बनते भी नहीं है, ठीक है, लेवल आने में टाइम लगता है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, सेक्रीफाइस कीजिए, और मैंने तीसरी बताई कंटिन्यूटी, निरंतरता। निरंतरता रखनी पड़ेगी। एक दिन बहुत पढ़ लिए, फिर 4-5 दिन नहीं पढ़े, ऐसा नहीं, रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज का शेड्यूल। बहुत कठिन तपस्या है ये, बहुत कठिन। रोज लगातार 10-12 घंटे पढ़ते रहना, डिप्रेस नहीं होना, तमाम ये जो मैंने समस्याएं बताई ये नहीं होने देना, और कॉन्टिन्यूस पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, और कोई ओर छोड़ नहीं है, और सफलता कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही, तब भी पढ़ते रहना, वही लेवल बरकरार रखना मोटिवेशन का। बहुत कठिन काम है। मेरी ये बातें याद रहेंगी आपको, और YouTube पे मैं लेक्चर डालूंगा, तो इसका डेट देख के जो है आप लोग देखते रहना इसको, बार बार 1-2 बार और देख लेना, तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि। पर ये पूरा पैकेज बता दिया मैंने, और एज ए गार्जियन बताने की कोशिश की है मैंने, एक्सपर्ट के तौर पे नहीं आया मैं शायद आज जो आपको बात बता रहा था ये आपको अपने नजदीक महसूस हुई होगी, आपके पास से गुजरी होगी कहीं न कहीं, है ना। और अगर सीधे दिल में जाके लगी होगी तो चेंज आज ही आ जाएगा। कई लोगों ने किया है इससे चेंज, लोग बताते हैं, कई बन जाते हैं आईएएस, उसके बाद बताया सब वो उस दिन जो आपने बताया था उसकी वजह से आज मैं आईएएस हूँ, इसलिए मैं बताता भी हूँ। अब ये है कि कितने लोग उसको छू पाएंगे, कितने लोग उसको कर पाएंगे, बाकी रिजल्ट तो तभी आएंगे, हवा में नहीं आता, केवल ऐसे ही करते हैं, ऐसे खाना पूर्ति करने से नहीं होगा रिजल्ट, ठीक है। सिंसियर हो जाइए थोड़ा, और सिंसियर हो जाएंगे तो थोड़े दिनों में उसका। तो आज का होमवर्क लिख लीजिए, 2 दिन आप काम करेंगे तो आज का होमवर्क लिख लीजिए। एजुकेशन रिफॉर्म्स, शैक्षिक सुधार, स्वतंत्रता संघर्ष से लेके अभी तक, फ्रीडम स्ट्रगल से लेके अभी तक आपके एजुकेशन रिफॉर्म जितने भी हुए, है ना, वुड्स डिस्पैच, सैडलर, विश्वविद्यालय अधिनियम, वर्धा योजना, सारी गांधी जी की योजना जो थी, तो शिक्षा के मामले में जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि शिक्षा का एथिक्स से बहुत लेना देना है, क्योंकि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है एथिक्स बढ़ता है। तो इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री से एथिक्स जब हम बात करते हैं
तब क्योंकि आपने देखा था कि जितने भी लोग थिंकर हैं जो हम पढ़ने के लिए आपको कल परसों बोल रहे थे, वो सब शिक्षा से जुड़े हुए थे। अगर वो उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की होती तो वो आज थिंकर के लेवल पे विकसित नहीं होते। ठीक है, तो वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है सीधा। दूसरा कम्युनिकेशन वाला संचार, और खास करके समाचार पत्र वाला संचार। मैं संचार में समाचार पत्रों वाली बात करता हूं। प्रेस की स्वतंत्रता और समाचार पत्र का विकास, फ्रीडम ऑफ प्रेस, स्पीच एंड प्रेस, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोलते हैं ना हम लोग, आर्टिकल 19। तो ये आर्टिकल 19 का विकास हुआ कहां से आया? तो समाचार पत्रों का विकास। तो भारत में समाचार पत्र कब आना शुरू हुए, सबसे पहला समाचार पत्र कौन था, उसके बाद कैसे विकास हुआ, फिर किसने किसने समाचार पत्रों पे रोक लगाने की कोशिश की। लीटन का आएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसके बाद फिर रिपन ने इसको विड्रॉ किया था, लाइट बनाया था। और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ को। तो चार्ल्स मेटकॉफ आएगा। और उसके बाद फिर पूरा तो प्रेस की स्वतंत्रता और इसका विकास, इसका भी एथिक्स से बहुत लेना देना है, एथिक्स के पेपर से बहुत लेना देना है। क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये आया तो इसी की वजह से तो एथिक्स स्थापित हुआ। राइट टू इन्फॉर्मेशन इसी का एक्सटेंशन है आगे जाकर के। राइट टू इन्फॉर्मेशन इसी का है। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है एथिक्स के पेपर में राइट टू इन्फॉर्मेशन पूछा ही जाता है, क्योंकि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए तो ये बहुत जरूरी था ना। करप्शन को कम करने के लिए ट्रांसपेरेंसी ले, क्या हो ट्रांसपेरेंसी के लिए स्वतंत्रता, किसकी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और वो प्रेस के माध्यम से आ रही थी। तो सीधा सीधा संबंध है एथिक्स के साथ। एथिक्स दो तरीके से लाए जाते हैं, एक अंतःप्रेरणा से स्वयं के अंदर सुधार करके एथिक्स आता है, और दूसरा कानून की वजह से, नियंत्रण की वजह से। ठीक है, एक व्यक्ति तो चरित्रवान होता है इसलिए महिलाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, और एक को लगता है जेल हो जाएगी इसलिए नहीं करना तो दो तरह से आता है। तो चरित्र दो तरह से निर्मित होता है। एक अंदर के चरित्र होता है जो महापुरुषों के जीवन प्रसंगों को पढ़ करके, अच्छे विचारों को पढ़ करके अपना चरित्र बनाता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये तय करता है। दूसरा कानून के डर से, ये सोशल कंट्रोल की वजह से, सामाजिक नियंत्रण की वजह से, समाज क्या कहेगा। नहीं तो कानून जेल में कहने वाने वाली बात ही नहीं, फिर वो तो जेल में ही जाना है। ठीक है, उस चक्कर में भी कई आदमी अनुशासित बने रहते हैं, नैतिक बने रहते हैं। तो नैतिकता का विकास दो तरह से होता है, कानून के कारण भी और अंतःप्रेरणा से भी। तो दोनों एथिक्स है। ठीक है, तो पहला मैंने बताया शिक्षा, वो अंतःप्रेरणा जागृत करेगा और आदमी को अंदर से नैतिक बनाएगा, और दूसरा बताया प्रेस की स्वतंत्रता और उसका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आपको बाहर से कंट्रोल करेगा। ठीक है, तीसरा कानून का विकास, कानून का विकास यानी कि संविधान का विकास भी। तो संवैधानिक विकास पूरा तैयार कर लीजिए, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के अभी तक। अगली बार मैं जो आपको समझाऊंगा तो इनका और एक्सटेंशन करने की कोशिश करेंगे और दूसरा फ्लेवर लेके आएंगे लेक्चर में। ठीक है, तीसरा है श्रम कानूनों का विकास, लेबर लॉज। अभी जो लेबर लॉज बने हैं वहां तक श्रम कानूनों का विकास। और अंतिम होमवर्क है आज का, स्वतंत्र संघर्ष में महिलाओं का योगदान, महिलाओं का कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो आपको पूरे स्वतंत्र संघर्ष में कौन कौन सी महिलाएं किस किस वर्ग से आती थी, किस किस श्रेणी की थी और किस स्तर पे उन्होंने योगदान दिया है और किस रूप में दिया है, वो आपको लिखना है। इन सब के नोट्स बनाई हैं, इनको पढ़िए, बहुत अच्छा होमवर्क है। और जब आप परीक्षा देंगे मेंस की और प्री की, तब आपको ये प्रश्न बहुत काम आएंगे। बहुत पॉपुलर प्रश्न है, सदाबहार प्रश्न आते हैं प्रश्न परीक्षा में। ये मेहनत आपकी बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी, ये बिल्कुल पेपर आउट हो गया समझो, ये पेपर के प्रश्न है, इसलिए आप इसमें मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टासु शान्तिर्भवतु। बोले गायत्री माता की। परम पूज्य गुरु